मैं 1980 के दशक में सौतेली माँ बनी। सी नियान की आंख खुली तो उसने पाया कि वह एक 1980 के दशक पर आधारित उपन्यास की दुनिया में आ चुकी है। यहाँ वो उस कहानी की नकली उत्तराधिकारी बन गई थी, जिसे परिवार ने असली उत्तराधिकारी की जगह एक उम्रदराज, तलाकशुदा पुरुष से विवाह करने के लिए गांव भेज दिया था। इतना ही नहीं, उसे उस व्यक्ति के कई बच्चों की जिम्मेदारी भी उठानी थी। स्थिति तब और जटिल हो गई जब उसकी मुलाकात लिन सिसी से हुई, वह असली उत्तराधिकारी जो पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। अपने पिछले जीवन में लिन सिसी को परिवार के दबाव में उसी तलाकशुदा और उम्रदराज व्यक्ति से विवाह करना पड़ा था। उसके लिए वह विवाह दुखों से भरा था। उसका पति कठोर और भावहीन था, जबकि दूसरी ओर सी नियान ने एक प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी से विवाह कर सुखी और समृद्ध जीवन बिताया था। पुनर्जन्म के बाद लिन सिसी ने ठान लिया कि वह इस बार सी नियान का भाग्य छीन लेगी। उसने अधिकारी से विवाह करने और सी नियान को वही कष्ट देने की योजना बनाई जो उसने स्वयं झेले थे। लेकिन भाग्य की अपनी ही योजनाएं थीं। सी नियान ने बिना किसी शिकायत के उस व्यक्ति और उसके बच्चों को अपनाया, जिन्हें सब लोग बोझ समझते थे। उसने पूरे मन से बच्चों का पालन पोषण किया और परिवार को संभाला। समय के साथ वही व्यक्ति, जिसे लोग असफल और कठोर मानते थे, एक प्रभावशाली उद्योगपति बन गया। उसके बच्चे भी बड़े होकर असाधारण सफलता प्राप्त करने लगे। जब पहली बार सी नियान का सामना अपने होने वाले पति से हुआ, तो वह बिल्कुल नहीं घबराई। दूसरों की नज़र में वह एक अजीब और कठिन स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन सी नियान ने उसमें एक जिम्मेदार पिता देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मातृत्व सबसे पवित्र भावना है और मैं दुनिया की सबसे अच्छी सौतेली माँ बनूंगी। वर्षों बाद लिन सिसी का जीवन वैसा सुखद नहीं रहा जैसा उसने सोचा था। उसे अपने अधिकारी पति के पारिवारिक विवादों, नाजायज संतानों और संपत्ति के झगड़ों से जूझना पड़ा। फिर भी वह खुद को ये सोचकर सांत्वना देती रही कि कम से कम उसकी स्थिति सी नियान से बेहतर है, जो दूसरों के बच्चों की देखभाल में अपना जीवन बिता रही है। लेकिन एक दिन उसकी सारी धारणाएं टूट गईं। सबके सामने वह शक्तिशाली और निर्दयी उद्योगपति अपनी गर्भवती पत्नी सी नियान को बेहद सावधानी से कार से उतारता है और प्यार से अपनी बाहों में उठा लेता है। नाराज सी नियान उसके बाल खींचते हुए कहती है, तुमने वादा किया था कि हम कभी अपने बच्चे नहीं करेंगे। उसका पति मुस्कुराकर उसका हाथ छूमता है और प्रेम से जवाब देता है, मेरी जान, इस बार मैं गलत था। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें पुनर्जन्म, गलतफहमियां, पारिवारिक रिश्ते, बच्चों का पालन पोषण और धीरे धीरे पनपता प्रेम एक साथ बुना गया है। सी नियान की यात्रा साबित करती है कि सच्ची खुशी भाग्य छीनने से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और परिवार को अपनाने से मिलती है। नियान जागने के बाद खुद को किस परिस्थिति में पाती है? असली उत्तराधिकारी लिन सिसी को पुनर्जन्म के बाद किस बात का पछतावा था? अपने पिछले जीवन में लिन सिसी का विवाह किस प्रकार के व्यक्ति से हुआ था? लिन सिसी ने पुनर्जन्म के बाद सी नियान से बदला लेने के लिए क्या योजना बनाई? सी नियान ने अपने सौतेले बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार किया? समाज के लोग सी नियान के पति को किस नजर से देखते थे? सी नियान ने स्वयं को सबसे अच्छी सौतेली माँ क्यों कहा? समय के साथ सी नियान के पति और बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आए? लिन सिसी का वैवाहिक जीवन उसकी उम्मीदों के अनुसार क्यों नहीं रहा? लिन सिसी को कब एहसास हुआ कि सी नियान का जीवन वास्तव में सुखी था? कहानी में पुनर्जन्म की घटना कथानक को किस प्रकार प्रभावित करती है? सी नियान और उसके पति के बीच प्रेम कैसे विकसित हुआ? उपन्यास परिवार और मातृत्व के बारे में क्या संदेश देता है? यदि आप सी नियान की जगह होते, तो क्या आप इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी स्वीकार करते? क्यों? इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक पात्र आपको कौन लगा और क्यों? क्या केवल धन और प्रतिष्ठा ही सुखी जीवन की गारंटी दे सकते हैं? क्या लिन सिसी का प्रतिशोध लेने का निर्णय उचित था? सौतेली माँ के बारे में प्रचलित धारणाओं को ये कहानी किस प्रकार चुनौती देती है? कहानी में भाग्य और व्यक्तिगत निर्णयों की क्या भूमिका है? सी नियान को अभी अभी होश आया था और वह अपरिचित यादों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने एक महिला के रोने की आवाज सुनी। हम और क्या कर सकते हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारी अपनी बेटी 3 बच्चों वाले एक बुरे आदमी से शादी करे? वाह, वो 1 दशक से भी ज्यादा समय से दुख झेल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं नियान से प्यार नहीं करता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारी असली बेटी है। सी नियान की धुंधली निगाहें उसके बिस्तर के पास खड़े 2 अधेड़ उम्र के लोगों पर पड़ी। एक 40 साल का आदमी माथे पर शिकन लिए सिगरेट पी रहा था और एक महिला अपने आंसू पोंछ रही थी। सी नियान को इस उपन्यास में आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मूल मेजबान की खराब शारीरिक स्थिति के कारण वह बेहोश थी और धीरे धीरे अपने दिमाग में बेतुकी यादों को पचा रही थी। वह पुनर्जन्म लेकर 1980 के दशक के पिछड़े दौर में पहुंच गई थी और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए वह एक नकली उत्तराधिकारी थी। 1 महीने पहले असली उत्तराधिकारी ने आकर खुद को जैविक बेटी होने का दावा किया। पितृत्व परीक्षण ने इसकी पुष्टि कर दी। मूल मेजबान की स्थिति तुरंत ही असहज हो गई। असली वारिस एक गरीब ग्रामीण परिवार में पली बड़ी थी, जबकि नकली वारिस कठिनाइयों को सहन करने के लिए अनिच्छुक थी और उसे निकाले जाने का डर सता रहा था, इसलिए वह वहीं रहने के लिए नखरे दिखा रही थी।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी सगाई पहले से ही एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी के बेटे से हो चुकी थी और वह धनवान परिवार में शादी करने के कगार पर थी जब तक कि असली उत्तराधिकारी प्रकट नहीं हुई और सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया। क्रोधित होकर मूल मेजबान को असली उत्तराधिकारी से ईर्ष्या हो गई थी। एक दशक से अधिक समय तक पाले गए कुत्ते से भी स्नेह उत्पन्न होता है, जीवित व्यक्ति की तो बात ही अलग है। पहले तो परिवार ने दोनों को रखने पर विचार किया था क्योंकि सी परिवार 3 पीढ़ियों से अधिकारी रहा था और वे ऐसा करने में सक्षम थे। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि असली उत्तराधिकारी के ग्रामीण माता पिता ने पहले ही उसके लिए शादी तय कर दी थी, एक तलाकशुदा अधेड़ उम्र के सुअर फार्म मालिक से जिसके 3 बच्चे थे। वास्तविक उत्तराधिकारी ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया। सी के माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी जैविक बेटी ने वर्षों तक कष्ट सहा और अंत में उसे एक उम्रदराज तलाकशुदा व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए वे उसे दूर भेजने का साहस नहीं कर सके। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि ग्रामीण माता पिता पैसे लेकर गायब हो गए, जिससे शादी को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। काफी विचार विमर्श के बाद वे नकली उत्तराधिकारी को विकल्प के रूप में भेजने के विचार पर पहुंचे। हालांकि यह सुनने में कठोर लग रहा था, लेकिन सी परिवार ने तर्क दिया कि इतने वर्षों तक उसकी परवरिश करने के बाद बदले में यह एहसान मांगना अनुचित नहीं था। इसके अलावा वह उनकी असली बेटी नहीं थी, उसे किसी छोटे परिवार में शादी करने देना सी परिवार के लिए नुकसानदेह होता। सर्वश्रेष्ठ चीजें स्वाभाविक रूप से उनके अपने खून के रिश्तों के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए। जब मूल मेजबान को इस बात का पता चला तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना ने एक बड़ा घोटाला खड़ा कर दिया, जिससे सी परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और वे उससे और भी अधिक नफरत करने लगे। बचपन से ही लोग ये कहते आए थे कि वह अपने माता पिता से मिलती जुलती नहीं है, जिससे असहजता पैदा होती थी। वह चिड़चिड़ी भी थी और उसमें एक सभ्य महिला से अपेक्षित शिष्टाचार का अभाव था, इसलिए वे सब कुछ ठीक करने के लिए उत्सुक थे। सी न्यान ने पलकें झपकाईं। हालांकि मूल मेजबान पानी में कूद गई थी, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय उसके परिवार ने उसकी इस अत्यधिक प्रतिक्रिया से भयभीत होकर उसे तुरंत ग्रामीण इलाके में भेज दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने के बाद मूल मेजबान ने अपनी सभी बदकिस्मती के लिए उसे दोषी ठहराया और उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जब तक कि उसने अंततः उसे तलाक नहीं दे दिया। वह फर्जी उत्तराधिकारी अंततः एक बेसहारा भिखारी बन गई और सड़कों पर दयनीय रूप से मर गई, उसके बेतुके जीवन का एक उपयुक्त अंत। कितनी हास्यास्पद कहानी है। पिछले कुछ दिनों से बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई सी नियान बेसब्री से यही कामना कर रही थी कि काश ये सिर्फ एक बुरा सपना होता। उसने एक अपार्टमेंट के लिए 300,000 युआन की डाउन पेमेंट बचाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही उसने डाउन पेमेंट का भुगतान किया वह सारी रकम गायब हो गई। इस अन्याय के कारण उसे रात को नींद नहीं आती थी। अब नायिका की मां को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसे पता चल गया कि वह अब इस स्थिति से बच नहीं सकती। परिवार स्पष्ट रूप से असली उत्तराधिकारी का पक्ष ले रहा था। वहां रहना उनके घर में एक अवांछित मेहमान की तरह रहने के बराबर था। स्वेच्छा से चले जाने से कम उसे कुछ सद्भावना तो मिल ही सकती है। तो सी नियान ने कहा, रोना बंद करो, मैं जाती हूँ। कुछ सेकंड के लिए कमरा शांत हो गया, फिर झांक गुईमई को एहसास हुआ कि उसकी बेटी जाग गई है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी झलक उठी। नियान, हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत दो, मेरे पास बस कोई और विकल्प नहीं था। सी नियान ने शांत भाव से सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, अगर मैं यहीं रुकती तो शायद मुझे लिनसिसी के सैन्य अधिकारी मंगेतर के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। ये ठीक नहीं होता। उसकी स्पष्टवादिता ने दोनों वयस्कों को शर्म से लाल कर दिया। आखिरकार सगाई इसलिए तय की गई थी क्योंकि दूसरा परिवार सी नियान की सुंदरता से प्रभावित हो गया था, लेकिन सी के माता पिता ने जोर देकर कहा कि यह केवल उनकी सामाजिक स्थिति के कारण था। ये लो 100 युआन, ये कुछ दिनों तक चलेगा। अगर कोई परेशानी हो तो हमें फोन कर लेना। जी हाँ, फोन करें, मिलने न जाएं। वे स्पष्ट रूप से संबंध तोड़ रहे थे। फिर भी 100 युआन कोई बुरी रकम नहीं थी। 1980 के दशक में ये भविष्य में 1000 युआन के बराबर थी। सी नियान लालची नहीं थी, वह इन लोगों को मुश्किल से जानती थी और नकली वारिस होने के नाते उसकी स्थिति पहले से ही काफी अजीब थी। एक दशक से अधिक समय तक विलासिता में पली बड़ी होने के बाद और अधिक की मांग करना या उनसे चिपके रहना उसे कृतघ्न ही साबित करता। उसने पैसे ले लिए, सामान पैक करने और अगले दिन जाने के बारे में कुछ औपचारिक बातें करने के बाद दोनों वयस्क जल्दी से बाहर निकल गए, इस डर से कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। शादी अगले दिन के लिए तय थी, लेकिन चूंकि उस दौर में दूसरी शादी को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए कोई समारोह नहीं होगा, बस उसे विदा कर दिया जाएगा। सी नियान उठी और कमरे का जायजा लिया। कमरा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अच्छी तरह से सजा हुआ था। एक सुंदर लोहे का पलंग, एक मेज, एक अलमारी और एक दर्पण। अधिकांश परिवार ऐसी विलासिता का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। सी परिवार ने मूल मेजबान के साथ अच्छा व्यवहार किया था, कम से कम उसे भोजन और अच्छे कपड़े तो मुहैया कराए थे। इसलिए अलमारी पूरी तरह से भरी हुई थी। शानदार फ्रेंच शैली की पोशाकें, पारंपरिक किपाव, एक्सेसरीज और यहाँ तक कि मोतियों के हार भी। मेकअप टेबल पर उस दौर के लोकप्रिय स्किन केयर उत्पाद रखे थे, पेस्चोलिन और स्नो क्रीम। अधिकारी के बेटे से सगाई होने के कारण सी परिवार ने उसकी सुंदरता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परिणामस्वरूप मूल मेजबान एक गोरी त्वचा और लंबी टांगों वाली खूबसूरत महिला में बदल गई थी, एक धनी उत्तराधिकारी की हुबहू छवि। इतना आरामदेह जीवन जीने के बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने एक बड़े उम्र के पुरुष से शादी करने से इनकार कर दिया था। अगले दिन सी नियान ने अपना कीमती सामान पैक किया और सूटकेस लेकर चली गई। सी परिवार ये देखकर दंग रह गया कि वह इतनी आसानी से जाने के लिए राजी हो गई। पिछले 1 महीने से जब से उन्हें पता चला था कि वह उनकी असली बेटी नहीं है, सी नियान रुकने के लिए लगातार नखरे दिखा रही थी। उसके अचानक मान जाने से उनके मन में मिलीजुली भावनाएं उत्पन्न हुई। एक दशक से अधिक समय तक बच्चे का पालन पोषण करने के बाद उसे यूं ही खो देना, कौन दुख से पीड़ित नहीं होगा। अपने माता पिता के असमंजस भरे चेहरे देखकर असली वारिस लिनसिसी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, पिताजी, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। शायद हमें नियान को वापस बुला लेना चाहिए। वे तुरंत होश में आए और अपराध बोध से भरी अपनी दुर्बल सगी बेटी की ओर मुड़े। बकवास, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। नियान 18 साल की है, अब उसके जाने का समय आ गया है। हम हमेशा के लिए उसका सहारा नहीं बन सकते। सी नियान कार में बैठी हुई इस बात पर विचार कर रही थी कि वह बुजुर्ग व्यक्ति शादी क्यों करना चाहता था। वह व्यक्ति जो युवेशन 30 वर्ष का था और एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में सुअर पालन का व्यवसाय चलाता था।
वे तीनों बच्चे उसके नहीं थे, वे उसकी दिवंगत बहन के अनाथ बच्चे थे। एक 10 साल का, एक 7 साल का और सबसे छोटा मुश्किल से 2 साल का। इन 3 बच्चों की वजह से उन्होंने पिछले साल एक बार शादी की थी, लेकिन उनकी पत्नी किसी तरह भाग गई थी। खेती बाड़ी के काम में इतना व्यस्त रहने के कारण वह बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता था, इसलिए उसने दूसरी पत्नी ढूंढने का फैसला किया। एक सुअर फार्म के मालिक होने के नाते वह पैसे के मामले में कंजूस नहीं थे और उन्होंने जल्दी ही लिन सिसी का हाथ शादी के लिए हासिल कर लिया। किसने सोचा होगा कि लिन सिसी का इतना गुप्त अतीत होगा। सौभाग्यवश सी नियान की मानसिकता इस युग के लोगों से अलग थी। मां बनने का एक दर्द रहित तरीका, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी खड़खड़ाती हुई गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंची। ड्राइवर सी परिवार के लिए काम करता था और अब जब वह परिवार की प्रतिष्ठा खो बैठी थी तो उसने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और उसे सड़क किनारे ही छोड़ दिया। मिस सी नियान, गांव का रास्ता आसान नहीं है, आपको खुद ही रास्ता तय करना होगा, उसने व्यंग्य करते हुए कहा और गाड़ी चलाकर चला गया। सी नियान के होंठ फड़क उठे। युग चाहे जो भी हो, लोग हमेशा से इतने ही व्यवहारिक रहे हैं, जब कोई आदमी गिर जाए तो उसे और लात मारो। अपना भारी सूटकेस घसीटते हुए वह जर्जर शिंगफू गांव में धीरे धीरे दाखिल हुई। सड़क के दोनों ओर एक जैसे पीले रंग के मिट्टी के मकान बने हुए थे और रास्ता उबड़ खाबड़ और कीचड़ भरा था। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे एक बिल्कुल नया 2 मंजिला मकान खड़ा था, जिसने सी नियान का ध्यान आकर्षित किया। खेतों में अभी भी मजदूरों की चहल पहल थी और इतनी नाजुक शहरी लड़की का अचानक प्रकट होना तुरंत ही उत्सुक निगाहों का केंद्र बन गया। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि जो युएशिन का घर कहाँ है? सी नियान ने अपनी नजरें हटाकर कुदाल लिए पास आ रहे एक युवक से पूछा। शेन भाई, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सांवले रंग का युवक हैरान रह गया। वह शहरी लड़की को घूरने में बहुत शर्मा रहा था, लेकिन अब वह जो युएशिन के बारे में पूछ रही थी। तुम उसे जानती हो? अच्छा, उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर सी नियान ने सच छिपाया नहीं। मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ, उससे शादी करने आई हूँ। इससे ज्यादा दयनीय दुल्हन कोई नहीं हो सकती। उसके साथ कोई पुरुष साथी नहीं था और वह रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रही थी। कितना शर्मनाक। लेकिन सी परिवार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे उसे ससुराल में विदा नहीं करेंगे। उनकी नजर में किसी ग्रामीण व्यक्ति से शादी करना एक कलंक था। क्या तुम हो? युवक की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उसका सावला चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जी हाँ, क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकती हैं? जून की तेज धूप में इतना भारी सूटकेस उठाते हुए सी नियान की बाहें जवाब देने वाली थीं। इसके पहले मालिक का लाड़ प्यार से पाला पोसा शरीर इस बोझ को उठाने के लिए बना ही नहीं था। शर्म से लाल होते हुए युवक ने तुरंत 2 मंजिला घर की ओर इशारा किया। यह वहीं पर है। सी नियान स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि यह किसी गांव के बड़े व्यापारी का होगा, लेकिन ये तो जो परिवार का था। क्या अमीर तो मैं ही था? ये घर तो सी परिवार के घर से भी बेहतर था। उस दौर में ग्रामीण इलाकों में 2 मंजिला घर बनाना इस बात का प्रमाण था कि परिवार के पास पैसा है। शायद हालात उतने बुरे नहीं थे जितना उसने सोचा था। उन्हें धन्यवाद देते हुए वह जल्दी से उनके पास चली गई। युवक और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह पहले ही खुशी खुशी कदम बढ़ाते हुए चली गई। वह अवाक रह गया। क्या उसने पड़ोसी गांव में लड़की के इनकार और उस अप्रिय घटना के बारे में हो रही गपशप नहीं सुनी थी? उसे लगा था कि सगाई टूट गई है, तो फिर वह अब यहाँ क्यों है? और बेहद खूबसूरत भी। कोई घर पर है। सी नियान ने गेट पर दस्तक दी, लेकिन पास में बंधे विशाल तिब्बती मास्टिफ कुत्ते को देखकर वह डर के मारे पीछे हट गई। उसके पैर लगभग जवाब दे गए थे। सी नियान कुत्तों से बहुत डरती थी, उसे पहले भी कुत्ते काट चुके थे। सौभाग्यवश कुत्ता बस खड़ा हो गया। उसने लड़की को सतर्कता से एक बार देखा और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने ये तय कर लिया कि वह नाजुक लड़की कोई खतरा नहीं है, और आलस्य से वापस लेट गया। सी नियान, माफ कीजिए, इसका क्या मतलब है? आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है? एक अधेड़ उम्र की महिला दौड़कर गेट खोलने आई और उस नाजुक लड़की को हैरानी से देखने लगी। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? जो परिवार के रिश्तेदार कम थे और उनके यहाँ आने वाले मेहमान भी बहुत कम थे, विशेषकर युवा महिलाएं। पिछली मुलाकात में लड़की ने हंगामा किया और मना कर दिया था। मैं? सी नियान ने पलकें झपकाईं। जो युएशिन की नई पत्नी। और आप कौन हैं? उसे याद आया कि किताब में यह उल्लेख किया गया था कि जो युएशिन के माता पिता नहीं थे, तो ये कौन था? मैं आंटी लियू हूँ, मुझे यंग जो ने बच्चों की देखभाल के लिए रखा है। क्या आप लिन सिसी हैं? उस महिला ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में निर्णय और अकथनीय शत्रुता भरी हुई थी। सी नियान ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं लिन सिसी नहीं हूँ। आपने सुना ही होगा, लिन सिसी लिन परिवार की असली बेटी नहीं है। मैं हूँ, इसलिए मैं ही इस परिवार में शादी कर रही हूँ। बकवास। लिन सिसी की उससे शादी तय हुई थी। तुम लोग यूं ही कैसे बदल सकते हो? क्या लिन परिवार कोई खेल खेल रहा है? यहाँ से चले जाओ। सी नियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें जो परिवार ने बच्चों की देखभाल के लिए रखा है, मतलब तुम एक आया हो? क्या तुम सच में उनके लिए फैसले ले सकती हो? आंटी लियू को जब एहसास हुआ कि उन्हें नौकरानी कहा गया है, तो वह एकदम सख्त हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं यंग जो को 10 साल से भी ज्यादा समय से जानती हूँ। हमारे परिवार हमेशा से एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं और मैंने इन बच्चों को पालने पोसने में मदद की है। बेशक, फैसला मैं ही कर सकती हूँ। वह दरवाजे पर मजबूती से खड़ी हो गई और अंदर आने का रास्ता रोक दिया। सी नियान का गुस्सा भड़क उठा। जो युएशिन कहाँ है? मुझे उससे सीधे बात करने दो। मैंने तुमसे कहा था, यंग जो घर पर नहीं है। अभी यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। अगर लिन सिसी उससे शादी नहीं करेगी, तो जो परिवार के 3000 युआन लौटाकर चली जाओ। आंटी लियू ने उसे भगाते हुए कहा। क्या हो रहा है आंटी लियू? सी नियान के पीछे से एक आदमी की हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसे वही युवक दिखाई दिया जो पहले दिखाई दिया था। उसे देखते ही आंटी लियू की आंखें घबराहट से इधर उधर घूमने लगी। कोई अनजान लड़की अचानक कहीं से आ गई और हमें परेशान करने लगी। मना करने पर भी नहीं मान रही। जब से जो परिवार समृद्ध हुआ, अनगिनत महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन जो युएशिन ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। ग्रामीणों को यह स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगा, लेकिन उस युवक ने अभी अभी सी नियान से बात की थी। उसकी साफ सुथरी और शालीन सूरत को देखते हुए भला वह उस तरह की इंसान कैसे हो सकती थी? वह उसे यह बताने आया था कि जो युएशिन घर पर नहीं है, लेकिन उसने उन्हें आपस में बहस करते हुए पाया। तो उसने कहा, क्या वह भाई शेन की दुल्हन नहीं है? तुम्हारा मतलब पत्नी से क्या है? लिन सिसी ने सगाई तोड़ दी। ये बिल्कुल भी लिन सिसी नहीं है।
लिन परिवार शायद सगाई के उपहार वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसकी जगह किसी अनजान लड़की को रख दिया। ये सुनकर ली तेजू अवाक रह गया। फिर उसने सी नियान के बेहद खूबसूरत चेहरे पर नजर डाली और अनिश्चितता से कहा, लेकिन वह बहुत सुंदर है, वह किसी जंगली लड़की जैसी नहीं दिखती। उसने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। गांव की सबसे सुंदर लड़कियां शहरों से आई पढ़ी लिखी युवतियां थीं और उसने सुना था कि उन लड़कियों के ऊंचे मापदंड होते हैं। वे सभी शहरी परिवारों में शादी करना चाहती थीं और उसके जैसे देहाती लोगों को नीचा समझती थीं। लेकिन ये लड़की उन पढ़े लिखे युवकों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। भला उसे जंगली लड़की कैसे कहा जा सकता है? सी नियान को आखिरकार समझ आ गया, यह महिला जो परिवार का हिस्सा नहीं थी, फिर भी वह उसे जो परिवार में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद इस बात की चिंता थी कि अगर सी नियान की शादी जो युएशन से हो गई तो बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं रहेगी और उसकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए वह उसे भगाने के लिए इतनी बेताब थी। हाँ, सी नियान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लिन परिवार की असली बेटी हूँ। चूंकि लिन परिवार ने पैसा लिया है, इसलिए यह उचित ही है कि उनकी असली बेटी की शादी इसी परिवार में हो। फिर भी यह आंटी मुझे अंदर तक नहीं आने दे रही हैं, पता नहीं उनके इरादे क्या हैं। उसने अचंभित ली तेजू की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि जो युएशन कहाँ है? बाहर इतना शोरगुल होने और किसी के बाहर न आने से यह स्पष्ट था कि वह घर पर नहीं था। भाई युएशन सुअर फार्म पर हैं, वे देर से लौटेंगे, क्या मैं उन्हें आपके लिए बुला लाऊं? लेकिन सी नियान ने बस मुस्कुरा दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगी। जब वह लौटेगा तो आप उसे बता देना कि मैंने उससे शादी करने से इनकार नहीं किया था, बल्कि किसी और ने मुझे अंदर आने से रोका था। ऐसे में सगाई तोड़ने का काम जो परिवार कर रहा है और मुझे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। ये सुनकर आंटी लियू का चेहरा पीला पड़ गया। ली तेजू ने असमंजस में उसे देखा, चाची, आप उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हैं? आंटी लियू ने जबरदस्ती एक अजीब सी हंसी हंसी। उन्हें डर था कि कहीं मामला बिगड़ न जाए और उन पर ही उलझाना पड़ जाए। वह झट से एक तरफ हट गईं और बोली, एक गलतफहमी, बस एक गलतफहमी। मुझे पहले स्थिति का पता नहीं था। अंदर आइए, अंदर आइए। उसने सी नियान को गुस्से भरी निगाहों से देखा। यह महिला यहाँ नहीं रह सकती। अंदर कदम रखते ही सी नियान के मन में सबसे पहला यही विचार आया, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति जो परिवार में रहता तो उसे कभी भी शांतिपूर्ण जीवन नहीं मिल पाता। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने ली तेजू को धन्यवाद दिया और छोटे 2 मंजिला घर में प्रवेश कर गई। वह घर बहुत विशाल था, कम से कम 3 या 400 वर्ग मीटर का। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसका स्वागत एक विशाल बैठक कक्ष ने किया जो चमड़े के सोफे, टेलीविजन, रेडियो और उस युग की अन्य उच्च स्तरीय विलासिता की वस्तुओं से सुसज्जित था। सजावट थोड़ी अव्यवस्थित थी, लेकिन फिर भी देखने में प्रभावशाली लग रही थी। एक छुपा हुआ उद्योगपति है ना? सी नियान की पलकें फड़क उठीं। जैसे ही उसने अपना सूटकेस नीचे रखा, नंगे पैर, मैली कुचली सी एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई, अपने कपड़ों का किनारा पकड़े हुए और बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से उसकी ओर घूर रही थी। बच्ची के बाल उलझे हुए थे, लेकिन वह निसंदेह बेहद प्यारी थी। गोल मटोल गाल और बड़ी बड़ी नम आंखें, लेकिन वह बेहद गंदी थी। उसके मुंह पर खाने के टुकड़े और दाग लगे हुए थे और उसकी ठुड्डी के नीचे का कपड़ा इतना गंदा था कि उसका असली रंग पहचानना मुश्किल था। लगभग 2 साल की उम्र में भी वह बोल नहीं पाती थी, इसलिए वह सी नियान से बस कुछ बुदबुदाती रही। एक प्यारे बच्चे को देखकर कोई भी खुद को रोक नहीं सकता जब तक कि वह बच्चा प्यारा न हो। सी नियान ने छोटी डॉडिन को गोद में उठाया, अपनी जेब से व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी का एक टुकड़ा निकाला, उसका रैपर खोला और उसे दे दिया। उस छोटी बच्ची के गंदे हाथों ने तुरंत ही उस बेदाग सफेद कैंडी को इस कदर गंदा कर दिया कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। इतने आलीशान घर में रहते हुए भी बच्चे की परवरिश इस तरह की जा रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो युएशन पत्नी की तलाश कर रहा था। अब बात समझ में आई। उसके पीछे से तिरस्कार भरी आवाज आई, नाटक कर रही हो? सी नियान ने पीछे मुड़कर देखा, वह आंटी लियू थी। वे पहले से ही एक दूसरे से असहमत थे, इसलिए सी नियान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। छोटी डॉडिन, जो जाहिर तौर पर आगंतुकों से अपरिचित थी, उससे मोहित हो गई और एक छोटी सी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलती रही। एक मिठाई ने ही उसका दिल जीत लिया था। सी नियान को हंसी आ गई और उसने एक टिश्यू निकालकर बच्चे का मुंह पोंछ दिया। छोटी बच्ची के साथ होने से उसे बोरियत नहीं हुई। वह चुपचाप जो परिवार के मुखिया के लौटने का इंतजार करती रही। शायद ली तेजू किसी को सूचित करने के लिए जल्दी से चली गई थी, क्योंकि लगभग 1 घंटे बाद ही बाहर लगातार कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी दरवाजा खोलकर बैठक कक्ष में दाखिल हुआ और अपने साथ एक हल्की सी धातु जैसी गंध लेकर आया। सी नियान ने सहज रूप से ऊपर देखा और वहीं जम गई। उसने सुना था कि वह एक सुअर फार्म चलाता है और उम्र में बड़ा है, इसलिए उसने एक तोंद वाले अधेड़ उम्र के आदमी की कल्पना की थी। नहीं तो इस उम्र में भी वह अविवाहित क्यों होते? लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति बेहद आकर्षक था, दुबला पतला, तराशे हुए चेहरे के भाव और एक शांत अधिकार का भाव जो उसे किसी दूसरे युग के सैन्य अधिकारी जैसा बना रहा था। कमरे की रोशनी से उनके कोनीय चेहरे पर तीखी छाया पड़ रही थी, जिससे उनकी मजबूत अस्थि रचना और भी निखर रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? उसकी चुप्पी देखकर जो युएशन ने पहले बोलना शुरू किया, उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। सी नियान, मेरा नाम सी नियान है। वह अपनी तंद्रा से बाहर निकली, घूरते हुए पकड़े जाने पर थोड़ी शर्मिंदा हुई और अपना परिचय देने के लिए खड़ी हो गई। मैं 18 साल की हूँ। मैं लिन परिवार की असली बेटी हूँ। जो युएशन को कोई हैरानी नहीं हुई। लिन परिवार ने शादी को 1 महीने के लिए टाल दिया था, पहले तो इसलिए कि लिन सिसी उनकी जैविक बेटी नहीं थी और फिर इसलिए कि उनकी असली बेटी वापस नहीं लौटना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद आएगी। मैं जो युएशन हूँ, 30 साल का। उसके शब्द संक्षिप्त थे। उसकी गहरी निगाहें लिविंग रूम में रखे सूटकेस पर घूमी। उसकी आंखों में समझदारी की एक झलक दिखी, फिर उसने वापस उसकी ओर देखा। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? वह बहुत होशियार है, सी नियान ने सोचा। उसके सामान लाने मात्र से ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि वह उससे शादी करने का इरादा रखती है। उसके कारण जो भी रहे हों। सी नियान ने सिर हिलाया। हाँ, जो युएशन, आप मेरी स्थिति जानते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। वे जैविक रूप से मेरे नहीं हैं, लेकिन मैंने उन्हें कानूनी रूप से गोद लिया है। मैं और बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बना रही हूँ। सी नियान 2 कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए अपना कोमल पीला हाथ बढ़ाया। पहली बात तो यह है कि मातृत्व एक महान भूमिका है। दूसरी बात, मैं एक बेहतरीन सौतेली माँ बनूंगी। जो युएशन शायद ही कभी एक पल के लिए भी अचंभित हुए हों। ठीक है, आप यहीं रुक सकते हैं।
नहीं युएशिन, तुम उसे इतनी आसानी से कैसे रहने दे सकते हो? ये स्पष्ट है कि लिन परिवार तुम्हारे 3000 युआन के सगाई के उपहार पर नजर गड़ाए हुए है। ये परिवार धोखेबाजों से भरा पड़ा है। आंटी लियू चिंतित हो गई और जल्दी से उसे समझाने की कोशिश करने लगी। जो युएशिन ने आंटी लियू की ओर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, चूंकि वह लिन परिवार की असली बेटी है, इसलिए इसमें कोई छल नहीं है। सीनियान ने आंटी लियू को हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, ये आंटी तो शुरू से ही मेरे इस परिवार में आने का विरोध कर रही हैं। क्या आंटी के मन में कोई बेहतर उम्मीदवार है? आंटी लियू अवाक रह गईं। जो युएशिन ने शांत भाव से अपनी निगाहें हटा ली, उनका चेहरा थोड़ा ठंडा लग रहा था। आंटी लियू, आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने सीनियान की ओर देखा और कहा, तुम रुक सकती हो। मेरी तुमसे कोई खास अपेक्षा नहीं है, बस बच्चों का ख्याल रखना। शादी की बात करें तो तुम्हारा परिवार शादी नहीं चाहता और दुल्हन भी तैयार नहीं है। हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। अगर तुम्हें शादी की जरूरत हो तो तारीख तय कर लेना। वर्कशॉप में कुछ काम है, मैं पहले जाकर उसे निपटा लेता हूँ। क्या आपके पास पूछने के लिए कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न है? सीनियान ने सिर हिलाया। शादी हो या न हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरे पास रहने के लिए कमरा है? जो युएशिन कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, घर में कुल 5 कमरे हैं। दूसरी मंजिल पर स्थित मुख्य शयन कक्ष यानी पहला कमरा तुम्हारे लिए है। मैं शियाओदोंग के साथ सोऊंगी। उनकी बहन के 3 बच्चों के नाम जो युएदोंग, जो युहान और जो शियाओयाओ थे। उनके नाम पर गोद लिए जाने के बाद उन्होंने सीधे जो परिवार का उपनाम अपना लिया। सीनियान का आना सचमुच अचानक हुआ और परिवार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सप्ताह के दिनों में उसका अपना कमरा होता था। सबसे बड़ा बेटा जो युएडोंग अपनी बहन के साथ कमरा साझा करता था और दूसरे सबसे बड़े बेटे का अपना कमरा था। बचा हुआ कमरा मेहमानों के लिए था और उसमें कुछ भी नहीं था। उसे वहां रहने देना सचमुच अनुचित होगा। सीनियान ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और काम में लग जाओ। जो युएशिन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर मुड़कर तेजी से आगे बढ़ गया। उसे जाते देख आंटी लियू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और व्यंग्य से बोली, यह मत सोचो कि इस परिवार में आने से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं बस ये देखूंगी कि तुम कब तक दिखावा कर सकते हो। सीनियान को लगा कि यह बुढ़िया सचमुच बेवजह गुस्सा कर रही है। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, आंटी, आप में कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन आपकी जबान बहुत चलती है। जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे आपको मेरी होने वाली सास समझ सकते हैं। आप इतनी घमंडी क्यों हैं? सीनियान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, खैर मेरी शादी तो विधिवत होगी। कुछ लोग तो बस काम करने के लिए रखे जाते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो वे नौकर हैं। जो अपने वरिष्ठों के खिलाफ जाते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। चाची, अपनी जबान संभाल कर बात करो। आंटी लियू इतनी गुस्से में थी कि उन्हें खून के छींटे आ गए। हालांकि उन्हें मदद के लिए रखा गया था, लेकिन जो परिवार से उनके संबंध और उनकी उम्र को देखते हुए वह सीनियान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से योग्य थी। अब इसके बजाय सीनियान उन्हें नीचा दिखा रही थी। उन्हें इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता था। तुम शहर से हो, है ना? क्या शहर के लोगों का यही हाल होता है? उसने सीनियान की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा। मेरी खूबी सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। सीनियान ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि आप एक सभ्य व्यक्ति नहीं हैं। आंटी लियू बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। तुम थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर वह उस नन्हे बच्चे को गोद में लेकर चली गई। सीनियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना सूटकेस लेकर दूसरी मंजिल पर स्थित मुख्य शयन कक्ष में चली गई। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक लकड़ी का पलंग, एक मेज और बीच में एक अलमारी थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था, जिससे कमरा एकदम सादा सा लगता था। सीनियान कुछ पल चुप रही। इतने आलीशान और बड़े घर में रहते हुए भी कमरा इतना जर्जर क्यों था? निस्संदेह उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल और सादा था। हालांकि रजाई बड़े करीने से तय की हुई थी और बिस्तर बिल्कुल साफ था। करीने से तय की हुई रजाई को देखकर, जो किसी टोफू के टुकड़े जैसी लग रही थी, सीनियान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या यह आदमी पहले सैनिक था? उसने अपना सामान व्यवस्थित किया और अलमारी खोली। उस आदमी की अलमारी में केवल 2 कपड़े थे, जो बड़े करीने से तय करके रखे हुए थे। ये जुनूनी बाध्यकारी विकार से पीड़ित व्यक्ति के लिए बेहद संतोषजनक था। नम मौसम के दौरान कपड़ों को हर समय घुटन भरी जगह में नहीं रखा जा सकता था, अन्यथा उनमें आसानी से दुर्गंध आ जाती थी। तो सीनियान ने झटपट कपड़े टांग दिए। खाली अलमारी रंग बिरंगे कपड़ों से भर गई और उसे तुरंत संतुष्टि का एहसास हुआ। हालांकि इस किताब में अचानक शामिल होना उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। वह जर्जर टाइल की छत वाले घर में रहने और पर्याप्त भोजन न मिलने को लेकर चिंतित थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। 1980 और 1990 के दशक में हर जगह अवसर थे। जब तक किसी के पास विचार हो और वह साहसी हो, तब तक बहुत से लोग पैसा कमा रहे थे। जाहिर है, जो युएशिन एक बेहद बहादुर और दूरदर्शी व्यक्ति थे। खाने पीने और कपड़ों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिससे उन लोगों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल गई जो उस युग के उपन्यासों में समय यात्रा करते हुए पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते थे। खैर, चूंकि वह यहाँ थी तो वह इसका भरपूर फायदा उठाएगी। अपना काम खत्म करने के बाद सीनियान ने कमरे का जायजा लेना जारी रखा। मुख्य शयन कक्ष में एक अलग बाथरूम था। यहाँ आते समय उसे पसीना आ रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। हालांकि गर्म पानी नहीं था, लेकिन उस दिन इतनी ठंड भी नहीं थी कि ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जा सके। 1980 के दशक में बहुत कम लोग वाटर हीटर का इस्तेमाल करते थे, सिवाय उन लोगों के जो बेहद अमीर थे। हालांकि जो युएशिन की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह जल्द ही एक स्थापित कर सकेगा। उसने ताजगी से भरा स्नान किया और पूरी तरह से तरोताजा महसूस किया। सीनियान ने खुबानी रंग की एक साधारण और अनौपचारिक घरेलू पोशाक पहनी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर लटके हुए थे। वह मेज पर बैठ गई, अपनी बोतलों और जारों को करीने से मेज पर सजाया और फिर ध्यान से अपने चेहरे पर त्वचा की देखभाल के उत्पाद लगाने लगी। मूल मालकिन ने अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और वह इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। इन सब के अलावा वह मूल मालिक की कुछ किताबें भी साथ लाई थी। जी हाँ, मूल मालिक एक हाई स्कूल का छात्र था जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन काफी अच्छा था। हालांकि अपने मंगेतर, जो एक सेना अधिकारी हैं, से शादी करने के लिए उन्होंने पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। असल में वह सैन्य अधिकारी मंगेतर जवान नहीं था।
कहा जाता है कि वह 25 साल का था और उसका परिवार उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। अन्यथा सी परिवार उसकी पढ़ाई को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता। जाहिर है, जब पढ़ाई और एक सैन्य अधिकारी के बेटे होने के बीच चुनाव करने की बात आई तो उन्होंने बाद वाले को ही चुना। परिणामस्वरूप उसके स्कूल छोड़ने के कुछ ही समय बाद सी परिवार की असली बेटी उन्हें ढूंढते हुए आ गई। मूल मालकिन प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उसका पढ़ने का मन ही नहीं करता था। प्रेम में पागल होना वाकई बहुत बुरा होता है। उसने किताबों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया और इस युग से अभ्यस्त होने के बाद उनका अध्ययन करने की योजना बनाई। सी नियान खड़ी हुई और अपने बाल पोंछे। जब बाल लगभग सूख गए तो उसने नीचे से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। उसने अपना सिर घुमाकर नीचे की ओर देखा। मुख्य शयन कक्ष की खिड़की संयोगवश प्रवेश द्वार की ओर खुलती थी। उसने देखा कि लाल स्कार्फ पहने 2 लड़के एक के बाद एक आंगन में आ रहे हैं। वे दोनों युवा थे, लेकिन थोड़े लंबे कद वाले की आंखों में एक ठंडा और गंभीर भाव था जो कुछ हद तक जो युएशन जैसा दिखता था। दूसरा बच्चा उछल कूद कर रहा था। उसके हाथ में एक छेद वाला स्कूल बैग था और वह बहुत खुश दिख रहा था। वे दोनों दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे और दोनों ही बेहद पतले थे। फिर सी नियान को नीचे रहने वाले उस छोटे बच्चे की याद आई जो बहुत दुबला पतला था। तार्किक रूप से देखा जाए तो जो युएशन के परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें इतना पतला नहीं होना चाहिए था। सी नियान को इन तीनों बच्चों से जुड़ी काफी यादें अभी भी थीं। उपन्यास में मूल मालिक ने तीनों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ये बच्चे, जो पहले से ही पिता माता विहीन थे और बचपन से ही पारिवारिक स्नेह से वंचित थे, इसी कारण से भटक गए थे। अकेले रहने के कारण जो युएशन को एक ही समय में पैसे कमाने और परिवार की देखभाल करनी पड़ती थी। वह तीनों बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वह स्वभाव से कम बोलने वाला व्यक्ति था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता था। बच्चे उससे बहुत डरते थे। जब उसका मालिक उन्हें प्रताड़ित करता था तो उनमें से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था और चुपचाप सब कुछ सह लेता था। वे अभी भी युवा थे और इतने लंबे समय तक इस तरह की बात को अपने भीतर दबाए रखने से उन पर पड़ने वाला ये साया निश्चित रूप से अस्वस्थ मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनेगा। एक कहावत है कि जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके भटक जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। भाई बहनों में सबसे बड़ा जो युएडोंग बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था। उसमें स्नेह की कमी थी, न केवल सौतेली मां के दुर्व्यवहार के कारण बल्कि इसलिए भी कि उसकी सगी मां जो युएशन की बहन ने एक पुरुष के विश्वासघात का बदला लेने के लिए उस पर और उसके छोटे भाई पर अपना क्रोध उजाला किया था, उन्हें बेरहमी से पीटती और डांटती थी। तब से जो युएडोंग के मन में महिलाओं के प्रति गहरी नफरत थी। मूल मेजबान की अंततः मृत्यु का इस शातिर व्यक्ति की पर्दे के पीछे की साजिशों से गहरा संबंध था। अंततः उन्होंने एक शोध दल में शामिल होकर देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक का दर्जा हासिल किया। दूसरे भाई जो युहान की बात करें तो भले ही वह अभी नासमझ लगता हो, लेकिन बड़ा होकर वह माफिया सरगना बनेगा। उन दिनों दुनिया के आधे हिस्से पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा था और वह इसके संस्थापकों में से एक था जो सत्ता के नशे में चूर होकर बेपरवाह जीवन जी रहा था। लेकिन अंततः उसकी नियति सड़कों पर बेरहमी से काटकर मार डालना थी। सबसे छोटी जो शियाओ की हालत तो और भी बदतर थी। जहां उसके दोनों बड़े भाई कम से कम कुछ साल अपनी सगी मां के साथ रहे थे, वहीं उसे बचपन से ही जो युएशन की देखरेख में भेज दिया गया था। जो युएशन, जिसने कभी किसी स्त्री का हाथ तक नहीं पकड़ा था, उसे बच्चे के पालन पोषण का कोई अनुभव नहीं था। शुरुआत से ही शियाओ याओ को पारिवारिक प्यार का जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ। वह 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाई। बाद में जब वह स्कूल गई तो उसे तंग किया गया और बदमाशों ने उसका फायदा उठाया। बोलने की हिम्मत न होने के कारण उसने अंततः जहर पीकर आत्महत्या कर ली। संक्षेप में, इन 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े भाई को छोड़कर किसी ने भी लंबी आयु नहीं जी। जो युएशन ने अपनी बहन के 3 बच्चों की खातिर अपनी खुद की खुशी का त्याग कर दिया, लेकिन अंत में उसे उन सभी को दफनाना पड़ा, एक सफेद बालों वाला, एक काले बालों वाले का शोक मनाते हुए। पूरा परिवार त्रासदी में डूबा हुआ था। सी नियान ने धीरे से आह भरी। हालांकि वह दूसरों के जीवन की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब जब वह यहाँ थी तो वह मूल कथानक का अनुसरण नहीं कर सकती थी। तीनों शरारती बच्चे अभी तक बिगड़े नहीं थे और वह बुरा आदमी भी कुछ बुरा नहीं था। थोड़ी कोशिश से शायद वह हालात को सुधार सके। सी नियान ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। 1. तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, उनका सही ढंग से पालन पोषण करें। 2. खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। शादी के बाद भी वह आलस नहीं करेगी। उसे एक बैकअप प्लान की जरूरत थी। 3. जो युएशन के साथ संबंध बनाएं, बिना संतान के प्रेम संबंध बनाएं। वह आदमी निस्संदेह आकर्षक था, चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगें और शांत और गंभीर स्वभाव। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि जब उस पर जुनून हावी होगा तो वह कैसा दिखेगा। अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद सी नियान उठी और नीचे की ओर चल पड़ी। नीचे आंटी लियू ने खाना तैयार कर लिया था। दोनों बड़े लड़के मेज पर अकड़े बैठे थे, जबकि याओ याओ को आंटी लियू की गोद में जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। महिला ने एक बड़ा चम्मच पकड़ रखा था और वह छोटी बच्ची के मुंह में इस तरह खाना ठूंस रही थी मानो वह कोई मशीन हो। बच्ची की ठुड्डी और कपड़े चिकनाई से सने हुए थे। मेज पर खट्टे सूप का एक कटोरा और जले हुए बेस्वाद आलू की एक प्लेट रखी थी। बच्चों के कटोरे में पतले चावल के दलिया के अलावा कुछ नहीं था। सी नियान की भौहें और भी गहरी हो गईं। जब आंटी लियू ने उसे देखा तो उन्होंने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। स्पष्ट रूप से उन्होंने सी नियान के लिए कोई खाना तैयार नहीं किया था। जो युएडोंग ने सबसे पहले उसे देखा। घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही उसने खाना रोक दिया और ऊपर देखा। उसे देखते ही वह वहीं जम गया। सफेद पोशाक पहने एक बेहद खूबसूरत युवती सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे जैसे कोई दिव्य प्राणी धरती पर उतर रहा हो। जो युहान ने भी मुड़कर देखा, लेकिन अपने शांत स्वभाव वाले बड़े भाई के विपरीत वह सदमे से मुंह खोले रह गया। याओ याओ हालांकि अभी बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उस महिला को पहचानती है जिसने उसे थोड़ी देर पहले मिठाई दी थी। वह उत्साह से बड़बड़ा रही थी, यहाँ तक कि खाना भी भूल गई। आंटी लियू ने चिढ़कर उसे एक थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, क्यों चिल्ला रही हो? खाओ। जो युएडोंग और जो युहान चौंक गए और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जो युएडोंग की उंगलियां चॉपस्टिक पर कसकर पकड़ी हुई थीं और सफेद पड़ गई थीं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। याओ याओ मानो डर से व्याकुल हो गई हो, रोई तक नहीं। वह बस कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में आंसू उमड़ रहे थे लेकिन गिर नहीं रहे थे। तभी चाची लियू ने जबरदस्ती एक और चम्मच उसके मुंह में ठूंस दिया। ये दृश्य देखकर सी नियान क्रोधित हो उठी।
वैसे तो उसे बच्चों से खास लगाव नहीं था, लेकिन वह उन लोगों से नफरत करती थी जो अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते थे। तीनों भाई बहन किसी और के घर में रह रहे थे। 10 साल की उम्र में जो युएडोंग शायद स्थिति को समझती थी लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये लंबे समय से चल रहे उत्पीड़न का स्पष्ट संकेत था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे सब विकृत निकले। इसमें पूरी तरह से मूल मेजबान की गलती नहीं थी, उसकी उपस्थिति ही अंतिम झटका साबित हुई थी। गुस्से से लाल चेहरे वाली सी नियान आगे बढ़ी और याओ याओ को छीन लिया। क्या तुम्हें बच्चे की देखभाल करना भी आता है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें उनकी देखभाल करने के लिए पैसे मिलते हैं और तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो? सी नियान की मौजूदगी से पहले से ही नाराज आंटी लियू ने ताना मारा। कैसी गाली? जरा संभल कर बोलो। हम गांव वाले तुम्हारे शहर वालों की तरह बच्चों को लाड़ प्यार नहीं करते। हम सब अपने बच्चों को ऐसे ही पालते हैं। सी नियान मुस्कुराई। ओह, तो अगर मैं कभी आपके बेटों या पोतों से मिलूं तो मैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगी। आंटी लियू का दम घुटने लगा। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। क्या यही तो आपने मुझे अभी सिखाया था? गुस्से से भरी लेकिन जवाब देने में असमर्थ आंटी लियू ने थूकते हुए कहा, तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया। खैर, जो युएशन ने मुझे सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाने को कहा था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपना खाना खुद बना लो। उसने लिन परिवार के बारे में काफी शोध किया था। अफवाह थी कि उन्होंने अपनी जैविक बेटी को वापस लाने की 3 बार कोशिश की थी, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था। वह अपने आरामदायक जीवन की इतनी आदी हो चुकी थी कि ग्रामीण इलाकों की कठिनाइयों में वापस लौटना नहीं चाहती थी। उसके उन कोमल अनगढ़ हाथों को देखकर जो युएशन को उससे शादी करने की हिम्मत करना पागलपन ही होगा। उसे भूखा मरने दो। देखो, क्या तब भी वह इतनी ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली रह पाएगी? सी नियान इसी पल का इंतजार कर रही थी। कांपती हुई याओ याओ को धीरे से नीचे बिठाते हुए उसने बच्ची का मुंह पोंछा और धीरे से कहा, याओ याओ, यहाँ बैठो और अच्छे बच्चे बनकर रहना। चाची तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी, ठीक है? याओ याओ को बात समझ आ गई थी और वह आशा भरी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। उसका मैला कुचला छोटा सा चेहरा मुश्किल से पहचाना जा सकता था, लेकिन उसकी निगाहें आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थीं। इतने मासूम बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? ये सोचकर सी नियान का दिल दुख से भर गया। उसने झो युएडोंग और झो युहान पर एक नजर डाली जो उसे जटिल भावों के साथ देख रहे थे। फिर वह मुड़ी और रसोई में चली गई। रसोई बहुत ही साधारण थी। एक लकड़ी का चूल्हा था जिसमें एक बड़ी लोहे की कड़ाही लगी हुई थी। अलमारियों में तरह तरह की चीजें बेतरतीब ढंग से रखी थी, कुछ चावल, आटा और नमक व एमएसजी जैसे बुनियादी मसाले। कोने में लगभग खाली चावल का एक जार रखा था। उसके बगल में अंकुरित आलू और शकरकंद की एक छोटी बोरी और अचार वाली सब्जियों का एक बड़ा बर्तन था। इनके अलावा वहां कोई और सामग्री नहीं थी। सी नियान ने भौहें चढ़ा ली। इस परिवार ने अपने हिस्से में मिले इतने अच्छे मौके को कैसे बर्बाद कर दिया? जब वह इधर उधर सामान ढूंढ रही थी तो उसकी नजर काउंटर के नीचे रखी एक बांस की टोकरी पर पड़ी। उसे खोलने पर उसे सुअर के मांस का आधा टुकड़ा, अंडे और उनके नीचे प्रीमियम आटे का एक छोटा सा पैकेट मिला। ये सभी अच्छी सामग्रियां थीं। ऐसी चीजों को खाने के बजाय छिपाने का कोई कारण नहीं था। मेज पर रखे उस दयनीय भोजन को याद करके सी नियान का चेहरा उदास हो गया। जो युएशन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना व्यस्त था, वह इस बात को कैसे नहीं देख पाया। तार्किक रूप से देखा जाए तो सुअर फार्म के मालिक के रूप में उनके पास मांस की कमी तो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे तीनों बच्चे बंदरों की तरह पतले थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बुढ़िया उसके प्रति इतनी शत्रुता रखती थी। यहाँ बच्चों की देखभाल करते हुए वह अपने लिए खूब फायदे उठा रही होगी। सी नियान ने गहरी सांस ली और सारा मांस, अंडे और बारीक आटा बाहर निकाल दिया। आंटी लियू, जो अभी अभी बर्तन लेकर अंदर आई थी, ये देखकर चीख पड़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो? सी नियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, खाना बनाना, बिल्कुल। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? आंटी लियू ने अपने शब्दों को मुश्किल से रोका। उनकी आंखें अपराध बोध से कटने वाले तख्ते पर रखे चर्बीदार मांस के टुकड़े पर टिकी हुई थीं। उनका दिल ऐसे दुख रहा था मानो उसमें से खून बह रहा हो। वह मांस आज सुबह ही जो युएशन द्वारा पहुंचाया गया था और उसने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इस महिला ने इसे ढूंढ ही लिया था। अगर उसने अब कुछ कहा और जब जो युएशन वापस आया तो इस महिला ने उससे शिकायत की तो उसका काम तमाम हो जाएगा। आंटी लियू बेवकूफ नहीं थी। अब किसी भी तरह से वह मांस पर अपना दावा नहीं कर सकती थी। दांत पीसते हुए उसने थूकते हुए कहा, कितनी फिजूल खर्ची करने वाली औरत है। अभी अभी शादी करके परिवार में आई है और पहले से ही इतनी लालची है। सी नियान को गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। खर्च करना ठीक है, आखिर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह मांस किसी और के मुंह में चला जाता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आंटी लियू हैरान और गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्होंने बर्तन पटक दिए और गुस्से में वहां से चली गईं। यह महिला पिछली बार आई महिला से अलग थी। उसके पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो उसके लिए बुरा ही होगा। अपने जबड़े को भींचते हुए आंटी लियू ने इस महिला से छुटकारा पाने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। रसोई से बाहर निकलते ही उसकी नजर शांत स्वभाव वाले जो युएडोंग और उसके छोटे भाई पर पड़ी। उसने चालाकी से रसोई की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाकर कहा, युएडोंग, युएहान, देखो, ये सौतेली माँ है जिसे तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए घर लाए हैं। पहले ही दिन इतना घमंड दिखा रही है। कौन जाने, कुछ दिनों में हो सकता है वह तुम्हारे पिता को तुम तीनों भाई बहनों को घर से निकालने के लिए भी मना ले। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जो युएडोंग ने अपनी छोटी बहन को बाहों में कसकर जकड़ लिया। आंटी लियू जानती थी कि जो युएशन बच्चों की देखभाल में भले ही माहिर न हो, लेकिन वह उनकी भलाई को लेकर बेहद चिंतित था। अगर बच्चे सी नियान से असंतुष्टि जताते तो उसे किसी भी हालत में वहां रहने की इजाजत नहीं दी जाती। आखिरकार जो युएशन ने उसे विशेष रूप से बच्चों की देखभाल के लिए ही नियुक्त किया था। अगर वह इतना भी ठीक से नहीं कर सकती थी तो उसे रखने का क्या फायदा था? ये सोचकर कि सी नियान कुछ ही दिनों से ज्यादा नहीं टिकेगी, आंटी लियू का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और वह कर चली गई। अरे भाई, छोटी हान घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। छोटा जो युएहान डर गया। इस घर में आने के बाद से उन्हें यही पता चला था कि यहाँ आने वाली हर औरत बुरी होती है। किसी ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अब एक और आ गया था और वह उन्हें भगाने वाली थी। उन्हें क्या करना चाहिए था? जो युएडोंग का जबड़ा तन गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। केवल नन्ही याओ याओ, जो उसकी बाहों में बेखबर थी, बड़बड़ा रही थी और उसके कपड़े खींच रही थी। सी नियान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दोनों भाई क्या सोच रहे हैं।
चाची लियू के चले जाने से उसे काफी राहत मिली। उसने एक बर्तन में आटा डाला, पानी मिलाया और तब तक मिलाया जब तक मिश्रण सही गाढ़ापन का न हो जाए। फिर उसने पूरी ताकत से आटा गूंथा। जब मिश्रण चिकना हो गया तो उसने उसे फूलने के लिए अलग रख दिया। फिर उसने मांस के रेशेदार टुकड़ों को बारीक काटकर उसमें नमक और एमएसजी मिलाया। घर में ज्यादा सब्जियां नहीं थी, इसलिए उसने मांस के बंस को भाप में पकाकर बनाने का फैसला किया। सौभाग्य से उपलब्ध सामग्री ताजी थी। आटा फूलने के बाद उसने उसे एक बार फिर गूंथा और बंस का आकार देना शुरू कर दिया। बाहर 3 बच्चे थे, लेकिन एकदम सन्नाटा था। वे दूसरे परिवारों के शोर मचाने वाले बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उनमें जरा भी चहल पहल नहीं थी। सीनियान को छोटी बच्ची याओयाओ की याद आई और उसने बच्ची के लिए कुछ स्टीम्ड कस्टर्ड बनाने का फैसला किया। उसने एक कटोरे में 2 अंडे फोड़े, थोड़ा नमक और गर्म पानी मिलाया और बंस के साथ इसे बर्तन में भाप में पकाने की योजना बनाई। कीमा खत्म होने से पहले ही उसने लगभग 1 दर्जन बंस बना लिए थे। बचे हुए आटे से उसने सादे सफेद आटे के बंस बना लिए। अफसोस की बात थी कि घर में चीनी नहीं थी, वरना मीठे बंस बेहद नरम और स्वादिष्ट बनते। बच्चों को ये सबसे ज्यादा पसंद आए। सीनियान सुबह सुबह ही आ गई थी और अब तक उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और न ही कुछ खाया था। वह इतनी भूखी थी कि उसे चक्कर आने लगे थे। सौभाग्य से बंस जल्दी पक गए। देखते ही देखते उनकी मनमोहक खुशबू दूर दूर तक फैल गई। सीनियान ने अपनी लारनी ली। जब उसे लगा कि सही समय आ गया है तो उसने ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, भाप का गुबार उठा और पूरा कमरा ताजे मीट बंस की खुशबू से भर गया। उच्च श्रेणी के परिष्कृत आटे और अच्छी तरह से मांस से बने मीट बंस सबसे स्वादिष्ट थे। कितनी खुशबूदार, कितनी खुशबूदार। बाहर होमवर्क कर रहा जो योहान अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें भूखे भेड़िए के बच्चे की तरह रसोई की ओर टकटकी लगाए खड़ी थीं और मुंह से लार टपक रही थी। दोनों लड़के अपनी बढ़ती उम्र में थे। उन्हें दिन में केवल 2 बार भोजन मिलता था और वह भी सादा चावल का दलिया। उन्हें कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। वे हर दिन भूखे पेट सोते थे। जो योहान को पहले ही मांस की सुगंध आ गई थी। उसे लगा कि यह मांस खाने की उसकी तीव्र लालसा के कारण उत्पन्न हुआ एक भ्रम मात्र है। अचानक अप्रत्याशित रूप से वह जगह इतनी सुगंधित हो गई। उस मनमोहक खुशबू से पूरा घर भर गया। वह असहाय होकर देखता रहा जब एक बेहद खूबसूरत महिला एक बड़े कटोरे में भरकर बंस लेकर बाहर निकली, जो एक वयस्क पुरुष की मुट्ठी के बराबर था। हर बंस से अभी भी भाप निकल रही थी और उसकी खुशबू मनमोहक थी। न केवल वह, बल्कि अधिक शांत स्वभाव वाले जो योएडोंग भी अपनी निगाहें बार बार इधर उधर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटी बच्ची याओयाओ के मुंह से लार टपकने लगी और वह लगातार वाह 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 की आवाजें निकालने लगी। ताजे भाप में पके हुए बंस की मनमोहक खुशबू से होमवर्क कर रहे दोनों बच्चे रुक गए। थोड़ी देर बाद धूल से सने कपड़े के जूतों की एक जोड़ी सीनियान के सामने आ गई। उसने नीचे देखा तो एक चेहरा उसकी ओर घूर रहा था, मानो उसके मुंह में पानी आ रहा हो। मेज के उस पार बच्चा उसे स्तब्ध और मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। उसकी आंखें टकटकी लगाए हुए थी, लेकिन हाथ बढ़ाने की हिम्मत करने में वह बहुत झिझक रहा था। जो योहान लगभग 7 या 8 साल का था, पहली कक्षा में पढ़ता था, लेकिन अपने छोटे कद के कारण वह 4 या 5 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लगता था। दुबलेपन के कारण उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी आकर्षक लगती थीं और उसके गालों पर सूखे फटे हुए निशान थे। मेज के किनारे को पकड़े उसके छोटे छोटे हाथ गंदे थे। उंगलियों पर दर्दनाक दिखने वाले नाखून के किनारे फटे हुए थे। ऐसे बच्चे से, जो इतने अच्छे घर में रहता हो, ऐसी उम्मीद करना मुश्किल था। सीनियान की बादाम जैसी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक बन उठाया और जानबूझकर उस पर फूंक मारी और देखा कि लड़का उसकी हर हरकत पर निगाह गड़ाए हुए है। फिर उसने बन उसे दे दिया। लो खाओ, डरिए मत, चलिए साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसने अपनी आवाज को कोमल रखा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि ये बच्चे महिलाओं से कितना डरते हैं। जैसे ही उसने ये बात कही, जो योहान का चेहरा असीम खुशी से चमक उठा। उसने बन उठाया और तुरंत उसे अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल धड़ाम ब्रेड उसके हाथ से गिरकर फर्श पर जा गिरी। जो योएडोंग ने तेजी से अपने छोटे भाई को अपने पीछे खींच लिया। उसका चेहरा उग्र और भयभीत था, क्योंकि वह सीनियान को घूर रहा था। जाने से पहले आंटी लियू ने उन्हें चेतावनी दी थी। यह महिला उनके पिता को चुराने के लिए यहाँ आई थी। आखिरी महिला ने उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी, जिससे योहान बाल बाल बच गया था। इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। सीनियान चौंक गई और जो योहान जम गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वह उस बन को घूर रहा था, जो उसकी हथेली से भी बड़ा था, जो अब मिट्टी में पड़ा था। गे वह सिसकते हुए बोला, तुम इसे नहीं खा सकते। जो योएडोंग ने दांत भींचते हुए बुदबुदाया। योहान कांप उठी और चुप हो गई। इस बीच याओयाओ जोर से भयभीत होकर रोने लगी। सीनियान को सदमे, निराशा और दया का मिला जुला एहसास हुआ, बच्चों और बर्बाद हुए बन के लिए। लेकिन उसे उपन्यास में जो योएडोंग का वर्णन याद आया। स्वभाव से शंकालु, आसानी से भरोसा न करने वाला और बेहद संवेदनशील। कई महिलाओं के दुर्व्यवहार का शिकार होने के बाद बड़े लड़के ने दया की उम्मीद न करना सीख लिया था। जाहिर है वह यही मानता था कि उसकी सद्भावना एक जाल है। उनकी जैसी आदतें रातों रात नहीं बदली जा सकती थीं। जैसे ही जो योएडोंग ने खुद को उसके गुस्से में भड़कने या इससे भी बदतर उन पर हमला करने के लिए तैयार किया, उसने इसके बजाय उनके चारों ओर से निकलकर गंदा बन उठाया, उसे झाड़ा और एक टुकड़ा खा लिया। जो योएडोंग एकदम सख्त हो गया। जो योहान उसे देखता रह गया और उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। 3 निवाले खाने के बाद बन खत्म हो गया और आखिरकार उसके पेट को आराम मिला। अपने हाथ पोंछते हुए सीनियान सोफे पर गई और रोती हुई याओयाओ को गोद में उठा लिया और उस नन्ही बच्ची की पतली पीठ को प्यार से थपथपाते हुए बोली, रो मत याओयाओ, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। याओयाओ को शांत करना बहुत आसान था, खासकर इसलिए क्योंकि वह पहले से ही सीनियान को पसंद करती थी। उसकी सिसकियां लगभग तुरंत ही थम गईं। आंसू पोंछने के बाद सीनियान उसे रसोई में ले गई और उबले अंडे की कस्टर्ड का एक कटोरा लेकर लौटी। उसने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और उसे खिलाने से पहले हर चम्मच पर धीरे से फूंक मारी। कस्टर्ड सुगंधित, रेशम की तरह मुलायम और अंडे की गंध से पूरी तरह मुक्त था, जो जीभ पर आसानी से पिघल जाता था। जैसे ही उस स्वादिष्ट स्वाद का स्वाद मुंह में पहुंचा, याओयाओ ने और खाने के लिए मुंह चौड़ा खोलकर उत्सुकता से खाना शुरू कर दिया। यह उस समय जैसा बिल्कुल नहीं था जब चाची लियू उसे जबरदस्ती खाना खिलाती थी। जो योएडोंग और जो योहान ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उस महिला ने सचमुच याओयाओ के लिए उबले हुए अंडे बनाए थे। हालांकि घर में बहुत सी अच्छी चीजें थीं, लेकिन चाची लियू हमेशा सबसे अच्छे हिस्से खुद ही खा लेती थी या उन्हें ले जाती थी, उनके लिए केवल जूठन ही छोड़ती थी।
उनके पिता बहुत व्यस्त रहते थे, वे सुबह से शाम तक काम करते थे। जो युएडोंग प्रतिशोध के डर से उसे परेशान नहीं करना चाहता था और न ही कुछ बोलना चाहता था। लेकिन यह महिला अभी अभी आई थी और पहले से ही याओ याओ को अच्छा खाना खिला रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह जरूर नाटक कर रही होगी। 1 साल पहले उनके पिता जिस महिला को घर लाए थे वह भी ऐसी ही थी। पहले तो उसने उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें प्यारा कहा, लेकिन बाद में जो परिवार की संपत्ति के लालच में उसने उनके भोजन में जहर मिला दिया, जिससे तीनों भाई बहन लगभग मर गए थे। अंततः उनके पिता उन्हें वहां से ले गए। जब आंटी लियू पहली बार आई तो उन्होंने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था और हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनाया था। लेकिन जब उनके पिता इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ध्यान देने का समय ही नहीं मिला तो वह लापरवाह हो गई। खाना बेस्वाद और कम मात्रा में बनने लगा, जिससे वह और उसका भाई लगातार भूखे रहने लगे। उसने चाची लियू को चुपके से घर पर पिता द्वारा छोड़ा गया मांस लेते हुए भी देखा था, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उनके बिना उनकी छोटी बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। जो युएडोंग चुपचाप सहन करता रहा, खुद को समझाता रहा कि जब वह थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बस थोड़ा सा और बड़ा, तो वह याओ याओ की देखभाल खुद कर सकेगा। लेकिन अब उनके पिता की नई पत्नी आ चुकी थी और उन्हें यह अचानक आई मुसीबत की तरह लगा। भले ही यह महिला अभी दयालु प्रतीत हो रही हो, लेकिन वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। इसी बीच जो यूहान उबले हुए अंडों के कटोरे को घूरते हुए मुश्किल से निगल पा रहा था। मांस के बंस और अंडों के बीच उसके मुंह में मानो पानी आ रहा था। सीनियान ने शांति से याओ याओ को खाना खिलाना समाप्त किया और तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों लड़के इतनी देर तक खड़े नहीं रहे कि उनके पैर सुन्न हो गए। फिर बोली, मैंने गलती से बहुत सारे बंस बना दिए। खाना चाहो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। बस यहाँ खड़े रहना बंद करो। ये बच्चे बहुत सतर्क थे। अगर आप अचानक उनके साथ बहुत नरमी से पेश आते तो उन्हें शक हो जाता कि आपके इरादे नेक हैं। सचमुच उसकी बातें सुनकर जो युएडोंग का तनावपूर्ण हावभाव स्पष्ट रूप से शिथिल हो गया। जो युहान ने झटपट एक बन उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि अगर उसमें जहर भी मिला होता तो भी वह उसे खा लेता। भूखे मरने से बेहतर था पेट भरकर मरना। सीनियान ने अपनी निगाहें फेर लीं। वह याओ याओ को ज्यादा पसंद करती थी, शायद इसलिए कि बच्ची इतनी छोटी थी कि कुछ समझ नहीं पाती थी, जिससे उसे बात करना आसान हो जाता था। छोटी बच्ची को अभी भी भूखा देखकर उसने उसे खिलाने के लिए बन का एक और टुकड़ा तोड़ लिया, लेकिन उसने उसे ज्यादा खाने देने की हिम्मत नहीं की। चाची लियू ने उसे अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खिलाया था और ज्यादा खाने से उसका पेट खराब हो सकता था। जब उसकी गोद में मौजूद बच्चा तृप्त और संतुष्ट हो गया, तब जाकर सीनियान ने खुद खाना शुरू किया। उसके बंस असली सामग्रियों से भरपूर थे। सिर्फ एक बन खाने के बाद ही वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया। उसकी गोद में मौजूद बच्चे से आ रही खट्टी गंदी सी गंध उसकी भूख मिटा रही थी। इस नन्हे बच्चे को नहाए हुए कितना समय हो गया था। गंदगी को सहन न कर पाने के कारण सीनियान ने जो युएडोंग और भूखे जो युहान की अनदेखी की और याओ याओ के स्नान के लिए पानी उबालने के लिए सीधे रसोई की ओर चल पड़ी। अच्छी बच्ची, याओ याओ, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें नहलाने वाली है, ठीक है। जो युएडोंग की अविचल निगाहों के बीच सीनियान याओ याओ को गोद में उठाकर ऊपर ले गई। याओ याओ को कुछ समझ नहीं आया और वह बस खिलखिलाकर हंसने लगी और बड़बड़ाने लगी। सीनियान को हंसी आ रही थी। उसने अपनी छोटी सी नाक को चुटकी से दबाया और फिर कपड़े बदलने के लिए बच्चे के कमरे में छानबीन करने लगी। लेकिन कुछ तो पहले से ही बहुत छोटे थे। बच्चे इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि कुछ ही महीनों में उनके कपड़े पहनने लायक नहीं रह जाते। जो युएशिन जैसे व्यक्ति को शायद ऐसी छोटी मोटी बातों का पता ही नहीं चलता। बेसिन को गर्म पानी से भरने और तापमान की जांच करने के बाद सीनियान ने उस छोटे बच्चे के गंदे कपड़े उतार दिए। जब सीनियान ने कपड़ों पर घनी संख्या में जूं देखी तो उसने तुरंत उन्हें धोने का विचार छोड़ दिया। उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी और सिर की त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हो रही थी। छोटी बच्ची पानी से डरती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसे पानी में डाला गया वह छटपटाने लगी। सीनियान ने झटपट एक दूध की कैंडी छीली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। याओ याओ तुरंत शांत हो गई। उसकी छोटी छोटी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उस मीठे व्यंजन का स्वाद ले रही थी, मानो उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ चखा ही न हो। अच्छी बच्ची बनो याओ याओ, अगर तुम नहाओगी तो तुम्हें मिठाई मिलेगी। गंदे कपड़ों को कूड़ेदान में फेंककर सीनियान ने अपना बॉडी वॉश निकाला और बच्चे को सावधानीपूर्वक रगड़कर साफ किया। उसने इससे पहले कभी किसी बच्चे को नहीं नहलाया था, लेकिन उसने अपनी बिल्ली को नहलाया था। यह इतना अलग नहीं हो सकता था और उसकी बिल्ली इस छोटी लड़की की तुलना में कहीं कम आज्ञाकारी थी। पहली बार नहाने के पानी में मुश्किल से ही झाग बना। वह जगह इतनी गंदी थी। सौभाग्य से उसने पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी उबाल लिया था और मौसम भी ठंडा नहीं था। बच्ची गर्म पानी में आराम से नहाते हुए सहज महसूस करने लगी और कहने पर आज्ञाकारी रूप से अपनी बाहें उठाती या सिर नीचे कर लेती थी। कभी कभी वह हल्की हल्की हंसी भी हंस देती थी। दरवाजे के बाहर जो युएडोंग खड़ा होकर सुन रहा था। अपनी छोटी बहन की हंसी सुनकर ही उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। यह महिला शायद इतनी जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। पिछली महिला ने तो अपना असली रंग दिखाने से पहले पूरे 1 महीने तक इंतजार किया था, तो उसके पास अभी भी समय था। उस समय में उसे उससे निपटने का कोई तरीका ढूंढना था। वह अपने छोटे भाई बहनों को दोबारा कष्ट सहने नहीं दे सकता था। जो युएडोंग ने अपनी मुठियां भींच ली। उसका चेहरा उसकी उम्र से कहीं अधिक शत्रुतापूर्ण भाव से काला पड़ गया था। नीचे जो युहान एक स्टीम्ड बन खा चुका था, लेकिन दूसरा खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने चुपके से एक बन छिपा लिया और जब जो युएडोंग को नीचे आते देखा तो चुपचाप उसे दे दिया। भाई, इसे खा लो, मुझे यह नहीं चाहिए। जो युएडोंग ने सुगंधित मांस से भरे बन पर एक नजर डाली, फिर मुश्किल से निगलते हुए अपने भाई के सिर पर थपथपाया। जो युहान घबराकर उसे देख रही थी। भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने उस बुरी औरत का खाना खा लिया। जहर मिले खाने को लालच में खाने से जो युहान एक बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। उसने खून की उल्टी की थी, जिससे जो युएडोंग बहुत डर गया था और वह घटना आज भी उसे याद थी। लेकिन ये बन इतना नर्म, इतना स्वादिष्ट, अब तक का सबसे बेहतरीन बन जो उसने कभी खाया था। जैसे ही वह उसकी जीभ को छुआ, वह लगभग रो पड़ा था। उसके भाई को उससे नफरत जरूर होती होगी क्योंकि वह इतना कमजोर इरादों वाला है। दुश्मन के बनाए खाने से इतनी आसानी से प्रभावित हो जाता है। मैं वादा करता हूँ भाई, उसने दृढ़ता से कहा, अगर मैंने उसका बन भी खा लिया तो भी मैं उसे कभी मां नहीं कहूंगा। मैं उसका खाना दोबारा नहीं खाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कुत्ता हूंगा।
आंटी लियू घर लौटी और खाली टोकरी देखकर उनकी बेटी लियू गुइफांग ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। माँ, मांस कहाँ है? आपने तो कहा था कि आज मांस होगा। आंटी लियू अभी भी इस बात पर बहुत गुस्से में थीं और उन्होंने अपनी बेटी के माथे पर उंगली मारी। मांस, 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 बस यही सोचती रहती हो। काश तुम इतनी काबिल होती कि जो युएशन की नजर तुम पर पड़ जाती तो मुझे इन छोटे अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए सुबह जल्दी उठकर देर रात तक काम नहीं करना पड़ता। अब जब उसकी पत्नी आ गई है तो तुम क्या करोगी? उसने अपनी बेटी के लगातार बढ़ते मोटे शरीर, खुरदरी त्वचा और भद्दे कपड़ों को देखा, फिर जो युएशन की नई पत्नी के बारे में सोचा, एक शहरी लड़की जिसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि वह मानो चमक रही थी और उसे निराशा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनकी बेटी पहले से ही 24 साल की थी। चाची लियू ने लियू गुइफांग को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार दिया था, जिसके कारण उसके मन में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गई थीं और वह हमेशा से यह मानती थी कि उसकी शादी शहर में ही होगी। उन्होंने आखिरकार उसकी शादी का इंतजाम कर दिया था, लेकिन 2 महीने के भीतर ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने उसे बदकिस्मत होने का दोषी ठहराया, ये दावा करते हुए कि वह दुर्भाग्य लेकर आई है, और उसे वापस घर भेज दिया। विधवा होने से उसकी वैवाहिक स्थिति और भी खराब हो गई और उम्र के कारण वह गांव के पुरुषों से शादी नहीं कर सकती थी, जबकि शहर के पुरुष तो उसकी ओर देखते तक नहीं थे। देखते ही देखते वह लगभग 25 साल की हो गई और अब भी अविवाहित थी। 2 साल पहले जो युएशन ने शादी की थी, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया। इसलिए आंटी लियू ने उस पर नजर गड़ा दी। वह रोजाना उसके घर पर मदद करने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई। उन्होंने उसके बच्चों की देखभाल करने की पेशकश की और चूंकि जो युएशन काम में व्यस्त थे, इसलिए वह मान गए। उसने धीरे धीरे अपनी बेटी को उसके जीवन में शामिल करने की उम्मीद की थी, इस उम्मीद में कि आखिरकार वह उसे पसंद करने लगेगा। लेकिन लियू गुइफांग द्वारा कई बार मदद किए जाने के बावजूद जो युएशन ने कभी उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। और अब उसने दूसरी शादी कर ली थी। जो युएशन का नाम सुनते ही लियू गुइफांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पहले तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, निजी व्यवसाय के मालिक प्रतिष्ठा के मामले में सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं हो सकते थे। उसका हमेशा से यही लक्ष्य था कि उसकी शादी शहर में हो, इसलिए जब उसकी मां ने उसे पहली बार जो परिवार के घर भेजा तो वह अनिच्छुक थी। लेकिन जो युएशन को देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। अब अपनी मां की बातें सुनकर वह घबरा गई। रुको मां, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सी पत्नी? लिन परिवार की वो लड़की। मैंने सुना है वो पढ़ी लिखी है और जो युएशन ने तो उसे सगाई के तोहफे के तौर पर 3000 भी दिए। लेकिन क्या वह उनकी असली बेटी नहीं थी? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि सगाई टूट गई थी? वह नहीं थी, लेकिन असली बेटी वापस आ गई। उसने लिन सिसी की जगह ले ली और उसके दरवाजे पर आ गई। लियू गुइफांग घबरा गई। क्या ये कैसे हो सकता है? अब मुझे क्या करना चाहिए? हम और क्या, उसे भगा दो। चिंता मत करो, भले ही मैं दखल न दूं, वे छोटे अनाथ बच्चे उसकी जिंदगी आसान नहीं होने देंगे। सीनियान के हाथों हुए अपमान से अभी भी नाराज आंटी लियू ने कल से जो परिवार के घर जाना बंद करने का फैसला किया। देखते हैं वो अकेले 3 बच्चों को कैसे संभालती हैं। जब जो युएशन मदद के लिए गिड़गिड़ाने आएगा तो वो ये बड़ा चढ़ाकर बताएगी कि सीनियान को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सोचकर आंटी लियू मुस्कुरा उठी। उनके अपने कोई पोते पोती भी नहीं थे, फिर भी उन्हें किसी और के पोते पोती की देखभाल करनी पड़ रही थी। अगर उनकी बेटी की खातिर और जो परिवार से मिलने वाले फायदों की वजह से न होता तो वह कभी भी नौकरानी बनने का जोखिम न उठाती। उसने ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, उसे पूरा यकीन था कि जो युएशन माफी मांगने के लिए वापस आएगा। इससे उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। इसी बीच शहर में सी परिवार के घर में परिवार के सभी सदस्य खाने की मेज पर बैठे थे और सी की मां ने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि नियान कैसी होगी। मुझे उम्मीद है कि वह ग्रामीण परिवेश में ढल रही होगी। सी के पिता के चेहरे पर भी अपराध बोध झलक रहा था। उस समय अपनी सगी बेटी के प्रति दया भाव से अभिभूत होकर उन्होंने आवेग में आकर सी नियान को शादी में उसकी जगह लेने का सुझाव दिया था। अब अपनी सलीके से पाली पोसी बेटी को एक देहाती के हाथों सौंपे जाने का विचार उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। पापा, मम्मी, शायद मुझे नियान से बात करके उसे वापस आने के लिए मनाना चाहिए। मैं अपने पालक माता पिता को सगाई की रकम लौटाने के लिए मनाती रहूंगी। अगर वे मना कर देते हैं तो मैं खुद काम करके उसे वापस कमा लूंगी। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और नौकरी ढूंढ लूंगी। मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं होने दूंगी। लिन सिसी आंखों में आंसू लिए बैठी थी, उसकी आवाज पछतावे से भरी थी। जैसे ही उसने स्कूल छोड़ने की बात कही, दोनों माता पिता ने विरोध किया। बिल्कुल नहीं, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें पढ़ाई के बजाय काम कैसे करने दे सकते हैं? ग्रामीण परिवेश से आने के कारण उन्हें पहले से ही चिंता थी कि फू परिवार उसे नीची नजर से देखेगा। लेकिन ये जानकर कि वह अभी भी स्कूल में पढ़ रही है, उन्हें कुछ राहत मिली। उस युग में शिक्षित महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता था। अगर वह सीनियान की तरह पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती तो फू परिवार उसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन अगर वह काम करना शुरू कर दे तो लोग क्या सोचेंगे? और 3000 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी। एक आम मजदूर महीने में सिर्फ 30 या 40 युआन कमाता था, उसे इतनी रकम कमाने में कितना समय लगता? उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह आदमी क्या काम करता था जिससे वह इतनी बड़ी दहेज राशि दे पा रहा था। अगर सिर्फ कुछ 100 ही होते तो शायद वे किसी तरह पैसे जुटा लेते, लेकिन हजारों, ये तो नामुमकिन था। वे मूर्ख बनने और लिन परिवार का कर्ज चुकाने वाले नहीं थे। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, हम उसकी भरपाई दूसरे तरीकों से कर लेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाई छोड़ने देने के लिए अनिच्छुक होने के साथ साथ वे फीस देने के लिए भी अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने सी नियान को ही कठिनाई झेलने देने का फैसला कर लिया। स्नेह कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब हितों में टकराव होता है तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट सकते हैं। लिन सिसी ने राहत की सांस ली। भला वो सी नियान के लिए काम क्यों करेगी? उस औरत ने उसकी जिंदगी के 10 साल से भी ज्यादा समय चुरा लिया था और उसने अभी तक उसका एहसान चुकाना शुरू भी नहीं किया था। ये तो बस शुरुआत थी। वह जानती थी कि परिवार कभी 3000 युआन नहीं देगा, न ही उसे स्कूल छोड़ने देगा। उसने ये शब्द जानबूझकर इसलिए कहे थे ताकि वे सी नियान को पूरी तरह से छोड़ दें। सी नियान, पिछले जन्म में तुमने मेरा भविष्य छीन लिया और मुझे दुख में छोड़ दिया। अब हालात बदल गए हैं। मुझे दोष मत दो, अपने माता पिता को दोष दो उनकी गलती के लिए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याओ के बाल सुखाने और उसे कपड़े पहनाने का काम खत्म करते ही सी नियान को छींक आ गई। अब जब नन्ही बच्ची साफ सुथरी हो गई थी तो वह और भी प्यारी लग रही थी। हालांकि उसकी त्वचा थोड़ी फटी हुई थी, पर बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं।
सीनियान ने बच्ची के चेहरे पर अपनी बनाई हुई स्नो क्रीम लगाई, जिससे उसका चेहरा मुलायम और नमीयुक्त हो गया। कुछ देर खेलने के बाद याओ याओ थक गई और लगभग तुरंत ही सो गई। उसका नन्हा सा सिर सीनियान की गर्दन से सटा हुआ था, उसके मुलायम बाल छूने में रेशमी लग रहे थे। बच्चे की गर्म दूधिया कोमलता में कुछ ऐसा सुकून होता है कि उसे जाने देने का मन ही नहीं करता। इसके अलावा याओ याओ इतनी पतली थी कि उसका वजन लगभग न के बराबर था, जिससे उसे उठाना आसान हो जाता था। जब लड़की गहरी नींद में सो गई तो सीनियान ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। अब बिस्तर पर उसकी गुलाबी फूलों वाली रेशमी चादर बिछी हुई थी, जो ठंडी और आरामदायक थी, गर्मियों के लिए एकदम सही। एकमात्र कमी यह थी कि उस व्यक्ति के लकड़ी के बिस्तर में गद्दी नहीं थी, जिससे वह सुविधाजनक रूप से सख्त था। लेकिन यह ग्रामीण इलाका था। सीनियान इतनी नाजुक नहीं थी कि वह सख्त गद्दे को सहन न कर सके। उसने अपने घने काले बालों को पोनीटेल में बांध लिया। अपने पिछले जीवन में अत्यधिक काम और तनाव के कारण उसके बाल लगभग झड़ चुके थे। इस जन्म में उसे घने और चमकदार काले बालों का आशीर्वाद मिला था, इतने अच्छे से संवारे हुए कि सीनियान समय समय पर अपनी उंगलियों को उनमें फेरने और उनकी रेशमी बनावट का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाती थी। इसके अलावा इस शरीर की मूल मालकिन के चेहरे की बनावट बेहद आकर्षक और सुरुचिपूर्ण थी, जो एक समृद्ध और जीवंत आकर्षण से भरपूर क्लासिक सुंदरता का प्रतीक थी। बिना मेकअप के भी उनकी भौहें और पलकें स्वाभाविक रूप से घनी और लंबी थीं और उनकी आंखें मोहक थीं। ये किसी को भी ईर्ष्या करने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, महज 18 साल की उम्र में ही उसका काया सुडौल था, त्वचा ताजे दूध की तरह चिकनी थी और उसकी लंबाई लगभग 167 सेंटीमीटर थी। फिर भी वह दुबली पतली नहीं थी, बल्कि मनमोहक रूप से गोलमटोल थी, जिससे एक कोमल गोलमटोल आकर्षण झलक रहा था। ऐसी महिलाएं जिनकी त्वचा कोमल और सुगठित होती है, पुरुषों को मोहित करने के लिए ही बनी होती हैं। बेशक पुरुषों को मोहित करने की उसकी क्षमता वास्तव में कितनी थी, ये सीनियान को नहीं पता था, लेकिन वह खुद तो पूरी तरह से मोहित थी, मानो अपनी ही परछाई से प्यार करने को बेताब थी। आश्चर्यजनक रूप से ये विशेषताएं उसके पिछले जीवन की उपस्थिति से 70% तक मिलती जुलती थीं। लेकिन जो भी व्यक्ति सुबह सुबह की दिनचर्या की कठिनाइयों को झेल चुका हो, उसके चेहरे पर ऐसी स्वाभाविक चमक कभी नहीं आ सकती। मूल मालकिन अपने युग की एक बेमिसाल खूबसूरत महिला थी। आईने के सामने कुछ देर आत्ममुग्ध होकर अपनी प्रशंसा करने के बाद सीनियान आखिरकार नीचे की ओर चली गई। टेबल पर रखे हुए उबले हुए बंस को मुश्किल से ही छुआ गया था और वे ठंडे हो गए थे। जो युएडोंग झाड़ू से फर्श साफ कर रहा था, जबकि जो युहान कपड़े से सोफे और मेजों को पोंछ रहा था। उसकी नजरें बार बार बंस की ओर जा रही थी, स्पष्ट रूप से उसका ध्यान कहीं और था। उसने पहले तो खुद ही सफाई करने की योजना बनाई थी, आखिरकार ये किसी और के घर में उसका पहला दिन था और वह अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती थी। साथ ही सीनियान को हल्के फुल्के ओसीडी की समस्या थी और उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन ये दोनों बच्चे पहले से ही इतने मेहनती थे कि उन्होंने उसे बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया। जब उन्होंने उसे सीढ़ियों से नीचे आते देखा तो दोनों ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गए। झाड़ू लगाने की आवाज और भी धीमी हो गई, मानो उन्हें डर हो कि वह उन्हें डांट सकती है। सीनियान की आंखों में शरारत भरी चमक आई। जब तुम ये कर ही रही हो तो मेरा कमरा भी साफ कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। बंस में से अभी भी आधा मांस बचा था, जो एक और भोजन के लिए पर्याप्त था। लेकिन घर में सब्जियां नहीं थी और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस उम्र के बच्चों को प्रोटीन की जरूरत तो होती ही है, लेकिन उनके विकास के लिए विटामिन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सच कहें तो ऐसी अच्छी परिस्थितियां होना जहां मांस खाना विलासिता की वस्तु भी नहीं थी, पहले से ही उन्हें इस युग के 99.9% लोगों से आगे रखता है। ब्रेज्ड पोर्क नकल, सोया सॉस में ब्रेज्ड एल्बो, मीठी और खट्टी पोर्क रिब्स, रेड ब्रेज्ड पोर्क, स्ट्यूड ट्रॉटर्स, ऑफल व्यंजन, मज्जा हड्डी का सूप। इनमें से कौन सा व्यंजन बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन सबसे चतुर गृहिणी भी सामग्री के बिना खाना नहीं बना सकती। मसालों के बिना वह शक्तिहीन थी। बाहर कदम रखते ही उसने जमीन पर लेटे हुए विशालकाय तिब्बती मास्टिफ कुत्ते को देखा और सहज रूप से उसे काफी दूरी बनाए रखी। उसके गले में पड़ी वह मोटी जंजीर, ये जानवर कितना भारी रहा होगा। उसे प्यारे जानवर पसंद थे, लेकिन इतना खूंखार जानवर। डरावना भूरे रंग के मास्टिफ कुत्ते ने बस अपनी पलकें उठाईं, उस दिखने में हानिरहित महिला पर एक नजर डाली, फिर करवट बदलकर वापस सो गया। सीनियान, क्या इस तरह का कुत्ता सचमुच घर की रखवाली कर सकता है? किसने कहा कि चोर नाजुक और कोमल नहीं हो सकते? जब कुत्ते ने उसकी बात अनसुनी कर दी तो उसका साहस बढ़ गया। उसने अपनी कमर सीधी की और अति आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो युएडोंग घर के अंदर से उस पर पैनी नजर रखे हुए था। उसने कुत्ते को देखकर उसकी प्रतिक्रिया देख ली थी और जैसे ही उसकी निगाहें नीचे झुकी, उनमें कुछ चमक दिखाई दी। निष्कर्ष, उसे कुत्तों से डर लगता था। उसके जाते ही जो युएडोंग दौड़कर ऊपर चला गया। अपनी छोटी बहन के चुप हो जाने के बाद से ही वह बहुत चिंतित था। दरवाजा खोलते ही वह जम गया। महज आधे दिन में ही उनके पिता का उदास कमरा पूरी तरह बदल गया था। पलंग पर अब मुलायम गुलाबी चादर बिछी थी, मेज पर नाजुक बोतलें, जार और किताबें सजी थीं। खिड़की के पास कुछ चमकीले रंग के कपड़े लटके थे, जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे और हवा में हल्की मनमोहक खुशबू बिखेर रहे थे। वह उस जगह को मुश्किल से ही पहचान पाया। दबे पांव बिस्तर तक पहुंचते हुए उसने अपनी सोई हुई बहन को देखा। उसका खुरदुरा हाथ उसकी नाक के पास रुका। उसने सांस की जांच की और तभी उसने राहत की सांस ली। अब उसने गौर किया, वह पूरी तरह से साफ सुथरी थी। उसका चेहरा मैल से मुक्त था, उसकी त्वचा शिशु की तरह कोमल और हल्की खुशबूदार थी। यहाँ तक कि उसके बाल, जो आमतौर पर उलझे रहते थे, आज चिकने और ताजे थे। बिस्तर के पास घुटने टेककर जो युएडोंग उसके शांत स्वच्छ चेहरे को निहारती रही, क्षण भर के लिए विचारों में खो गई। सीनियान आपूर्ति एवं विपणन सहकारी समिति में पहुंची। दोपहर तक सबसे अच्छा सामान पहले ही बिक चुका था। ताज़ा फल और सब्जियां खरीदने के लिए लोग सूर्योदय से पहले ही कतार में लग गए थे। जब वह वहां पहुंची तो खाने पीने की चीजें बहुत कम थीं, लेकिन कम से कम मसाले तो उपलब्ध थे। उसने सोया सॉस, सिरका, बैजियू के 2 पैकेट, साथ ही स्टार अनीस, दालचीनी, सिचुआन काली मिर्च और अन्य सामग्री खरीदी। मुट्ठी भर सब्जियां, हरे प्याज और लहसुन उसे मात्र 50 सेंट में मिले। उस दौर में कीमतें आश्चर्यजनक रूप से सस्ती थीं। उसने मांस खरीदने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि कुछ बढ़िया किस्म का आटा और अंडे खरीदे, जिसके लिए उसने 2 युआन खर्च किए। कुल मिलाकर ये 5 युआन से भी कम था। अपने पिछले जीवन में सोया सॉस की एक बोतल की कीमत इससे कहीं अधिक होती थी। सीनियान बेहद खुश थी, जब तक कि उसे वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ। उस दौर में चीनी बेहद महंगी थी।
वो व्हाइट रैबिट कैंडी जो उसने याओ याओ को पहले दी थी, वो 5 युआन प्रति पाउंड थी। उसने और भी खरीदने की योजना बनाई थी क्योंकि बच्चे को वे पसंद थे, लेकिन परिवार से मिले 10 बड़े नोटों के अलावा उसके पास अपनी जेब खर्च के केवल 20 युआन ही बचे थे। उस समय तो वह मिठाई की तरफ दोबारा नजर भी नहीं डालती। अब वह तो इसे खरीद भी नहीं सकती। फिर भी उसने दांत पीसकर एक छोटा सा बैग खरीद लिया। सफेद चीनी कम से कम सस्ती तो थी। उसने खट्टी मीठी पसलियों के लिए 3 युआन की चीनी ले ली। पसलियों की बात करें तो वह उन्हें खरीदने वाली नहीं थी, वह अपने कंजूस पति से ही मंगवा लेगी। आखिरकार वह एक सुअर फार्म चलाता था, यकीनन वह कुछ पसलियां दान कर सकता था। नर्म, कैरेमलाइज्ड, मीठी और खट्टी पसलियों के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। अपने पिछले जीवन में वह खाने पीने की बहुत शौकीन थी और खाली समय में तरह तरह के व्यंजनों के साथ प्रयोग करती रहती थी, लेकिन काम की वजह से इसके लिए बहुत कम समय बचता था। अब उसके पास जी भर के खाना बनाने के लिए दुनिया का सारा समय था। सच कहें तो जो परिवार उसे बिल्कुल ठीक लगता था। यह 1980 का दशक था और वे पहले से ही 2 मंजिला घर में रह रहे थे। उसका जन्म 1998 में हुआ था, फिर भी उसका बचपन का घर ईंट और टाइल से बना एक साधारण सा मकान था जो दशकों पहले लोगों के घरों से भी बदतर था। उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसके जमाने में उसके परिवार वाले उस पर 25 साल की उम्र तक शादी करने का दबाव डालते थे। एक के बाद एक कई मुलाकातों में कुछ उससे नौकरी छोड़ने और घर की नौकरानी बनने की उम्मीद करते थे, तो कुछ 3 साल में 2 बच्चे पैदा करने की मांग करते थे। इससे उसे बुरे सपने आने लगे थे। लेकिन यहाँ इस पिछड़े युग में उसके पास पहले से ही बच्चों वाला एक पति था और अधिक बच्चे पैदा करने का कोई दबाव नहीं था, बस उनके साथ अच्छा व्यवहार करना था। क्या ये सब सच हो सकता है? शादी के बंधन और बच्चे के जन्म की झंझटों से मुक्त होकर सी नियान अपने नए जीवन को लेकर बेहद उत्साहित थी। जब तक वह अपना सामान ढोकर जो के घर वापस पहुंची तब तक शाम के 5 बज चुके थे। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में गांव से खाना पकाने के धुएं के हल्के गुच्छे उठ रहे थे जो हर तरफ सन्नाटे में डूबे हुए थे। सी नियान घर में दाखिल हुई और दोनों लड़कों पर एक नजर डाली। जो युएडोंग अभी भी अपनी किताब में मग्न था, लेकिन जो युहान स्पष्ट रूप से बेचैन था। उसके चेहरे पर नींद के भाव थे। जैसे ही उसने सी नियान की वापसी देखी, वह अचानक सीधा हो गया और पढ़ाई में मग्न होने का नाटक करते हुए उसकी निगाहें बेचैनी से सी नियान के हाथ में मौजूद सामान पर टिक गईं। जब उसकी नजर मिठाई से भरे बड़े थैले पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सी नियान ने व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी और बिस्कुट टेबल पर रखे और फिर सब्जियां लेकर रसोई में चली गई। जो युहान ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, बड़े भाई देखो, वह कितनी सारी बिस्कुट और मिठाइयां लाई है। जो युएडोंग ने एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर नजरें हटा लीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है तो इसे देखने का क्या फायदा? उनके पालक पिता उनकी पिछली पालक मां को उनके लिए खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए पैसे दिया करते थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें छिपाकर खुद खा जाती थी और कभी उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। जो युहान ने मुश्किल से अपनी बात कही और बुदबुदाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। रसोई में सी नियान ने किराने का सामान व्यवस्थित किया, मसालों को करीने से सजाकर रखा और फिर चावल और आटे को उनके संबंधित बर्तनों में डाला। इसके बाद उसने रात का खाना बनाना शुरू किया। चावल पकाने के लिए बर्तन में पानी भरते समय उसका मन इस बात पर सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। आज की खरीदारी के बाद उसके पास केवल 100 युआन बचे थे। एक बड़ी रकम पहले ही खर्च हो चुकी थी। हालांकि वह और जो युएशेन शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर पंजीकरण नहीं कराया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है और वह दूसरों से पैसे मांगने वाली नहीं थी। उसे खुद पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना था। वह किसी पुरुष के पैसे पर निर्भर नहीं रह सकती थी, खासकर अगर वह बाद में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने की योजना बना रही थी। जो युएशेन का परिवार भले ही बड़े घर में रहता हो, लेकिन लड़के दुबले पतले थे। वह ये नहीं बता सकती थी कि वे सचमुच अमीर थे या सिर्फ दिखावा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी पुरुष पर निर्भर रहना भरोसेमंद नहीं था। उसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। सी नियान ने सुबह का बचा हुआ आधा मांस का टुकड़ा निकाला, उसे धोया, उबलते पानी में उबाला और फिर धागे से कसकर बांध दिया। उसने उसमें हरे प्याज, अदरक, लहसुन, खाना पकाने की शराब, सौंफ और अन्य मसाले डालकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया। चावल पक जाने के बाद उसने आंच तेज कर दी, तेल में अदरक के टुकड़े डालकर खुशबू आने तक तला, फिर बर्तन में पानी और मांस डाल दिया। उसने और मसाले डाले और धीमी आंच पर तब तक पकाया जब तक कि पानी गाढ़ा और चमकदार न हो जाए और मांस का रंग गहरा लाल न हो जाए। रसोई में धीमी आंच पर पकाए गए मांस की भरपूर सुगंध फैल गई। उसकी स्वादिष्ट खुशबू हवा में घुलती हुई पूरे कमरे को उसकी मुंह में पानी ला देने वाली सुगंध से सराबोर कर गई। सामान्यतया जो युएडोंग और जो युहान अब तक सो चुके होते, लेकिन उस मोहक खुशबू ने जो युहान को वहीं रोक दिया। उसकी निगाहें रसोई पर टिकी हुई थीं। वे आमतौर पर दिन में केवल 2 बार भोजन करते थे, नाश्ता और रात का खाना। आंटी लियू को अपने परिवार के लिए खाना बनाने के लिए जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए उनका आखिरी भोजन आमतौर पर शाम 4:30 बजे के आसपास परोसा जाता था। उसके बाद चाहे उन्हें कितनी भी भूख क्यों न लगे, वे सुबह तक भूखे रहते थे। उसने आज पहले ही एक अतिरिक्त मीट बन खा लिया था, इसलिए उसे इतनी भूख नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन रसोई से आती स्वादिष्ट सुगंध ने उसके मुंह में बेकाबू होकर पानी ला दिया। वह हिल भी नहीं सका। वह अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से भूल गया था कि वह फिर कभी इस सौतेली मां का खाना नहीं खाएगा। आज दोपहर के मीट बंस ने उन्हें पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन अब धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस और उबले हुए चावल की खुशबू। जब सी नियान लाल रंग में पके हुए सुअर के मांस की गर्मागर्म प्लेट लेकर बाहर निकली तो जो युहान अविश्वास से देखता रह गया। उबले हुए चावल, धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस, तले हुए टमाटर और अंडे। क्या आज कोई छुट्टी का दिन था? यहाँ तक कि नए साल के दौरान भी उन्हें मांस का बहुत हल्का सा स्वाद ही मिल पाता था, क्योंकि छुट्टियों के दौरान उनके पिता सबसे ज्यादा व्यस्त रहते थे। आंटी लियू जो भी उपलब्ध होता था उसी से मिलाकर खाना बना लेती थी। हालांकि उनके घर में चावल थे, फिर भी वे ज्यादातर मक्के के आटे का दलिया खाते थे। अचार वाली सब्जियों के सूप के साथ वह 2 कटोरी सूप चट कर सकता था। जब उनके पास चावल होते भी थे तो वे आमतौर पर पतले दलिया जैसे होते थे, कभी भी इस तरह का पौष्टिक और पेट भरने वाला कटोरा नहीं होता था। और इससे पहले उन्होंने जो मांस खाया था वह हमेशा इतना तला हुआ होता था कि सूख जाता था, बिल्कुल भी उस चमकदार मुलायम ब्रेज्ड पोर्क जैसा नहीं था जो उसने अभी परोसा था। जो युहान खुद को वहां से अलग नहीं कर सका। उसने सी नियान की ओर देखा, फिर वापस अपने उतने ही हैरान बड़े भाई की ओर देखा।
जो युएडोंग को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई महिला स्वेच्छा से उनके लिए मांस पकाएगी। जब से उसे होश आया, उसकी माँ उसे पीटती और गालियां देती रही। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह जिंदा है या मर गया। केवल उस आदमी के आने पर ही उसका दिल थोड़ा नर्म पड़ता था, लेकिन अगर वह उसे अपने पास नहीं रख पाती तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती और उसे अधमरा कर देती। उस महिला की मृत्यु के बाद उसके पिता उसे यहाँ ले आए। तब से हर महिला एक जैसी ही रही है। पहले तो वे उसके पिता का दिल जीतने के लिए मीठी मुस्कान बिखेरते थे। जैसे ही उनके पिता चले जाते, उनके मुखौटे उतर जाते। जरूर, यह महिला भी शायद अलग नहीं थी। वह उन्हें मीठी बातों से लुभाती थी और अंततः उन्हें भगा देती थी या इससे भी बुरा करती थी। जो युएडोंग की आंखों में आक्रोश की आग भड़क उठी। सी नियान ने ऊपर देखा और उसकी निगाहें उससे मिली। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इतनी तीव्र शत्रुता, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह भविष्य में सबसे धूर्त व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। इस उम्र में भी उसका व्यक्तित्व अविचल था। उपन्यास में गौण पात्रों की पिछली कहानियों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया था, इसलिए वह केवल उनके अंतिम भाग्य के बारे में ही जानती थी। वह जानती थी कि मूल मेजबान ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, इसीलिए वह उससे इतनी नफरत करता था। लेकिन अब, भले ही उसने उसे छुआ तक न हो, फिर भी लड़के से द्वेष की भावना झलक रही थी। एक सतर्क भेड़िए के बच्चे की तरह चुपचाप देखता रहता है, उस दिन का इंतजार करता है जब वह अपनी सतर्कता कम कर देगी ताकि वह अपने दांत उसके गले में गाड़ सके। सी नियान ने आह भरी। जो व्यक्ति अपनी आदतों में पहले से ही स्थिर हो चुका हो, उसके स्वभाव को बदलना आसान नहीं होगा। फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। उनका भाग्य उससे जुड़ा हुआ था। अगर वह अब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तो भविष्य में अगर वह जो युएशिन को छोड़ भी देती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चे उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे नहीं आएंगे। तुम यहाँ यूं ही क्यों खड़े हो? खाना खाओ। उसने ये शब्द बेबाकी से कहे और फिर उनके पास से गुजरकर सो रही याओयाओ को जगाने के लिए आगे बढ़ गई। छोटी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वह बेहद प्यारी लग रही थी। जब उसे जगाने के लिए हिलाया गया तब भी वह रोई नहीं, बस खिलखिलाकर हंसी और सी नियान के चेहरे पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। मानव शिशु सचमुच सबसे प्यारे होते हैं। याओयाओ, खाने का समय हो गया है। खाना खाने के बाद तुम वापस सो सकती हो, ठीक है? वह छोटी बच्ची को गोद में उठाकर नीचे ले गई और बाहर की ओर देखा। रात पूरी तरह से हो चुकी थी। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम्हारे पिता कब वापस आएंगे? दोनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जो युएडोंग ने जवाब दिया, वह काम खत्म होने पर वापस आ जाता है। जो युएशिन अक्सर देर से लौटता था, कभी कभी आधी रात को, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। सी नियान ने माथे पर शिकन डाली। उसने अतिरिक्त खाना बनाया था, ये सोचकर कि शायद वह उनके साथ रात के खाने में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा लगता था कि वह घर पर बहुत कम ही खाना खाता था। उसने याओयाओ के लिए चावल का एक कटोरा नरम किया और अपने भोजन के बीच बीच में उसे खिलाया। जैसे ही सुगंधित चावल उसकी जीभ को छुआ, उसके भरपूर स्वाद ने उसे लगभग पूरा निगलने पर मजबूर कर दिया। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहे मेरे इस कहानी को। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।